ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज आज जो हम देखेंगे, और भी किसी ने ज्वाइन किया है? नहीं। ठीक है। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो एसक्यूएल इंजेक्शन। आई होप कल जैसे हमारी बात हुई थी तो तुमने थोड़ा सा एसक्यूएल इंजेक्शन को देखा होगा। ठीक है। सॉरी। बस यार सबका गला भी जो है ना ऐसे ही हो गया अचानक जाने से पहले। तो एसक्यूएल इंजेक्शन जो है वो एक सिक्योरिटी वर्नेबिलिटी है। ठीक है। जैसा कि हम अब ये चीज़ नई नहीं है बताने के लिए कि ये क्या चीज़ है। और इसके अंदर एक मिनट मेरा, ये एक मिनट यार ये चल नहीं रहा। एक मिनट। हाँ। हाँ ठीक हो गया यार। ये सिक्योरिटी वर्नेबिलिटी है। और एक्चुअली ये ओवेस टॉप 10 के अंदर आप देखें तो ये आपको ओवर द मल्टीपल ईयर्स ये टॉप 3 में रही है। ठीक है। ये आपको टॉप 3 में नजर आएगी। और इस वल्नरेबिलिटी की वजह से, इस सिक्योरिटी वीकनेस की वजह से अटैकर जो है वो हमारे पास जो एसक्यूएल बेस्ड डेटाबेस हैं जिसके अंदर में हमें अब आकर रीसेंट ईयर्स के अंदर नो सीक्वल या आप मोंगो डीबी या इस तरह के जो डेटाबेसेस हैं जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बेस के ऊपर नहीं है, वो थोड़े से मार्केट में यूज़ होना शुरू हुए इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन उनके आने से पहले जो तकरीबन आप यूं कह लीजिए कि 90% जो है एलडैप वगैरह के अलावा, ठीक है, जो हमारे डेटाबेसेस है वो एसक्यूएल बेस्ड है। तो उसके अंदर ये वर्नेबिलिटी मौजूद होती है अगर आपने बैड प्रोग्रामिंग की है। और इस वर्नेबिलिटी या इस सिक्योरिटी वीकनेस की वजह से जो अटैकर है या हैकर है वो जो डेटाबेस है उसको मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है। और जब हम मैनिपुलेशन की बात करते हैं तो मैनिपुलेशन में सबसे जो फर्स्ट जो टाइप ऑफ समझ लीजिए कि अटैक वो डेटाबेस को परफॉर्म करता है वो है रीडिंग अटैक। मतलब वो डेटाबेस को अनऑथराइज तरीके से रीड कर लेता है। और जब हम अनऑथराइज तरीके से किसी भी डेटा को रीड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो आपकी कॉम्प्रोमाइज हो गई। ठीक है। फिर एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की मदद से हम डेटा को जो है वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है। और मॉडिफिकेशन का मतलब इंटेग्रिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो गई। सिमिलरली अगर आपने डेटा को डिलीट कर दिया तो इट वुड बी एन अटैक ऑन अवेलेबिलिटी। उसका जो इम्पैक्ट है वो समझ लो कि जो सीआईए का जो बेसिक फंडामेंटल ट्रायड है उन तीनों के ऊपर एक साथ हो सकता है। ठीक है। और क्योंकि असल में हम लोग जब यूजुअली जब एप्लीकेशंस को बिल्ड करते हैं तो मुझे नहीं मालूम कि कतर एयरवेज या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर किस तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं। लेकिन जब हम डेटाबेस का कनेक्टर लिखते हैं तो यूजुअली उस डेटाबेस के कनेक्टर को हम लोग एक ही यूज़र आईडी दे देते हैं। ठीक है। जिससे आप रीडिंग भी करते हैं और उसी यूज़र आईडी से आप राइटिंग भी करते हैं। रीडिंग का मतलब आप सेलेक्टिव क्वेरीज भी चला रहे होते हैं और उसी आईडी से आप जो है वो इंसर्ट की क्वेरीज भी चला रहे होते हैं। अमूमन प्रैक्टिस सिक्योर कोडिंग में ये है कि जो सेलेक्ट की जो क्यूरीज हैं, ठीक है, उसके लिए आप अलग यूजर आईडी यूज करें। ठीक है। और जो इंसर्ट की जो बेस क्यूरीज हैं उसके अंदर आप, या अपडेट की कोई क्यूरी है तो उसके अंदर आप अलग जो है वो क्या कहते हैं यूजर आईडी यूज करें। और सबसे पहले, इससे पहले तो आप ये आपकी ये कि एप्लीकेशन जो है उसके अंदर एसक्यूएल की इंजेक्शन की वर्नेबिलिटी ना हो। तो अगर आपने एसक्यूएल की इंजेक्शन की वर्नेबिलिटी को अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है तो फिर आपको यूजर आईडी सेग्रीगेशन की एज सच फिर आप ना भी करें तो आपको चल जाता है। ठीक है। तो हैविंग सेड ऑल दीज थिंग, ठीक है, तो अब इसके बाद जो है जब हमने देखा कि इसके अंदर हमारे सीआईए ट्राइड जो है तीनों कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं और तो इसके साथ जो इसका जो इम्पैक्ट है अगर हम इम्पैक्ट एनालिसिस करें तो वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है। क्योंकि हम सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ड्रॉप टेबल तकरीबन तमाम जो चीज़ें हैं जो उस यूज़र
माई डेटाबेस के यूज़र को राइट्स होंगे वो हम कर सकते हैं अगर एप्लीकेशन बहुत बुरे तरीके से लिखी हुई है। एक्सप्लॉयटेशन जो है उसकी क्वाइट इजी एज कम्पेयर टू अदर। आप अटैक्स की बात कर लें, प्रिविलेंस जो है उसकी बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर जो है इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता कि एसक्यूएल की वर्नेबिलिटी ना हो। सिमिलरली फिर जो डिस्कवरी है इसकी वो बहुत ही आसान है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एक्सएसएस अटैक, ठीक है, या सीएसआरएफ या और जो इस तरह के अटैक्स हैं उनके उनसे अगर कंपेयर करें, बफर ओवरफ्लो खास तौर पर, ठीक है, तो बफर ओवरफ्लो हीप ओवरफ्लो वगैरह, ठीक है, तो एसक्यूएल की जो एसक्यूएल इंजेक्शन की जो डिस्कवरी है वो इजी है इस वर्नेबिलिटी की। अच्छा, अब एप्लीकेशन किस तरीके से काम करती है हमें इसका अंदाज़ा तो यार तुम्हें ज़्यादा होगा, लेकिन एक डायग्राम मैंने ऐड करने की कोशिश की है, ठीक है। अब हमारे पास ये यूज़र है, ठीक है, इस यूज़र की रिक्वेस्ट जो है दिस इज़ द वेब सर्वर, राइट। और लेट सपोज कि अभी वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर हमने एक ही मशीन के ऊपर डिप्लॉय किया हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा वेब सर्वर भी है और यूँ समझ लो कि ये हमारा ऐप सर्वर भी है। तो हमारा जो यूज़र है, ठीक है, वेयर एवर ही इज सिटिंग उसकी रिक्वेस्ट हमें मिलेगी एच टी टी पी या एच टी टी पी एस के ऊपर, और वो वेब सर्वर के ऊपर आकर टर्मिनेट होगी और वो एप्लीकेशन सर्वर जो रन हो रहा होगा वो उस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। अब अमूमन यूज़र के लॉगिन से लेकर, ठीक है, यूज़र को कोई चीज़ शो करनी है, ठीक है, तो आपको डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी ऑब्वियसली। तो वो डेटाबेस हमारे पास में गुड प्रैक्टिस ये है कि वो पीछे फायरवॉल के पीछे हो, ठीक है, तो क्योंकि ये वेब सर्वर है तो ये हमारे पास मौजूद होगा डीएमजी के अंदर, डीमिलिटराइज्ड जोन के अंदर, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट पर एक्सपोज हुआ हुआ होगा और जितनी भी हमारी एप्लीकेशन जो है वो जिनको इंटरनेट से एक्सपोज करना होता है हम उनको उन एप्लीकेशंस को डीएमजी में डिप्लॉय करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आवर एप्लीकेशन और द वेब सर्वर विल बी इन द डीएमजी, जबकि हमारे पास जो हमारे पास डीबी सर्वर होगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने समझ लो कि डेटा सिंपल डेटाबेस की डायग्राम है ऑब्वियसली, बट दिस डीबी मस्ट बी होस्टेड ऑन सम सर्वर। तो ये जो डेटाबेस सर्वर है इट मस्ट बी बिहाइंड द फायरवॉल, और एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो डेटाबेस सर्वर होते हैं वो हमारे पास डेटा सेंटर में मौजूद होते हैं, ठीक है, और उस डेटा सेंटर से पहले भी हमारे पास एक फायरवॉल होती है जिसको हम डीसी फायरवॉल या डेटा सेंटर फायरवॉल कहते हैं। इनफैक्ट के ये जो वेब सर्वर जो हमने शो किया है इस वेब सर्वर से पहले भी हमें एक फायरवॉल या हो सकता है कि मल्टीपल फायरवॉल्स मिले। एक तो आपके पास आप यूं समझ लीजिए कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आप कह लें, ठीक है, और आप इसके फ्रंट के ऊपर वेव को भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो हासिल कलाम ये गुफ्तगू ये है कि हमारे पास जो यूज़र है उसकी रिक्वेस्ट एच टी टी पी और एच टी टी पी एस के ऊपर आएगी यूजिंग दीज टू प्रोटोकॉल्स, और वो टर्मिनेट हो जाएगी हमारे पास इस वेब सर्वर के ऊपर। जब ये इस वेब सर्वर के ऊपर वो रिक्वेस्ट टर्मिनेट हो जाएगी और लेट्स सपोज ऑथेंटिकेशन की रिक्वेस्ट है या कोई पेज फैच करना है या कोई इंफॉर्मेशन फैच करनी है वो पीछे डेटाबेस में मौजूद है, यहाँ से एप्लीकेशन सर्वर जो है वो रिक्वेस्ट करेगा डीबी सर्वर को, और वो जो रिक्वेस्ट ऑब्वियसली जो इनिशिएट होगी वो एसक्यूएल, अगर हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस है तो वो एसक्यूएल बेस्ड रिक्वेस्ट होगी, एसक्यूएल की कोई ना कोई क्यूरी होगी। डिपेंड ये करता है कि अगर ओरेकल है तो क्यूरी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा फर्क हो सकता है, स्पेसिफिकली वो क्यूरी जो डेटाबेस इंजन या डेटाबेस से रिलेटेड है। सिमिलरली अगर एमएस एसक्यूएल सर्वर है, ठीक है, और माई है, पोस्ट सीक्वल है, तो जो डेटाबेस रिलेटेड जो क्यूरीज हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने डेटाबेस के अंदर उसका वर्जन देखना है, ठीक है, डेटाबेस की मेमोरी या हेल्थ देखनी है, या स्पेसिफिकली टेबल क्रिएशन में भी कुछ जगहों के ऊपर जो है खास तौर पर जैसे फील्ड्स की जो टाइप्स होती हैं वारचार 2 है अवेलेबल, इंट है, न्यूमेरिक है, यू नो,
तो ये मार्जिनल या माइनर डिफरेंस होगा। अदरवाइज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जो कि बेसिकली इन तमाम रिलेशनल डेटाबेसेस को सपोर्ट करती है। तो हमारे पास वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर से जो रिक्वेस्ट होगी वो एसक्यूएल बेस्ड रिक्वेस्ट क्यूरी होगी, और यहाँ पर जो भी हमारे पास डेटाबेस सर्वर चल रहा होगा वो हमारी रिक्वेस्ट को बेस्ड अपॉन द उस यूजर की को राइट्स क्या है, ठीक है, जो वो क्यूरी एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो क्यूरी क्या है, तो वो रिस्पॉन्स जो है डेटा फैच करके हमें यानी डेटाबेस सर्वर जो है वो डेटा डिलीवर कर देगा वेब सर्वर को या एप्लीकेशन सर्वर को, और एप्लीकेशन सर्वर वापस को रिस्पॉन्स में यूजर को डेटा डिलीवर कर देगा। ये एक बहुत सिंपल बहुत कॉमन हमारे पास एप्लीकेशंस का फ्लो है कि एप्लीकेशन जो है वो इस तरह काम करती हैं जो पीछे रिलेशनल डेटाबेस को यूज करती हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो विंडो आती है, ठीक है, अटैक विंडो, वो ये है कि हमारे पास 99.9% के करीब अगर आप कह लें, तो अगर कोई मुनासिब डेवऑप्स का या सिक्योरिटी का बंदा है तो हमारे पास ये जो डेटाबेस सर्वर है ऑब्वियसली वो इंटरनेट के ऊपर एक्सपोज नहीं होगा, ठीक है। अगर हम माईस्क्यूएल की एग्जांपल लें तो माईस्क्यूएल या ओरेकल की वो जो पोर्ट्स हैं, ठीक है, वो इंटरनेट के ऊपर एक्सपोज नहीं आपको मिलेगी। अदरवाइज आपने चेक करना है तो आप nmap का स्कैन रन करके चेक कर सकते हैं कि आपके इस टारगेट सर्वर के ऊपर क्या ये ओरेकल, माईस्क्यूएल, एसक्यूएल या पीजी सीक्वल वगैरह एक्सपोज किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अगर हुआ है तो इसका मतलब कि इट इज बहुत बैड डिजाइन है। बाद दफा मे भी कोई बेसिस रिक्वायरमेंट हो तो कर दे, लेकिन 99% आपको ये नजर नहीं आएगा। तो हमारे पास जो अटैक विंडो जो है वो ये कि इस वेब सर्वर के ऊपर जो एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है ना, हमने उस एप्लीकेशन के अंदर वल्नरेबिलिटी को डिस्कवर करना है जिसको हम एसक्यूएल इंजेक्शन कहते हैं, ठीक है, और उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके हमने मैक्सिमम समझ लो कि इम्पैक्ट हमने हासिल करना है, और वो मैक्सिमम इम्पैक्ट जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी से लेकर अवेलेबिलिटी तक जाता है। यानी कि सबसे पहले आपने डेटा को रीड कर लिया सेलेक्ट की क्यूरी से, ठीक है, एंड उसके बाद आपने इंटेग्रिटी के ऊपर ये कि आपने इंसर्ट कर दिया या डेटा को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, अपडेट कर दिया, और लास्ट में आप यूं भी कर सकते हैं कि आपने अवेलेबिलिटी के ऊपर अटैक करना है, टेबल ड्रॉप कर दिया, यहाँ फॉर एग्जाम्पल यूजर के वैलिड रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो एक हैकर का जो यूं समझ लो कि एसक्यूएल इंजेक्शन के सिनेरियो में जो एक गोल होता है वो यही होता है कि फ्रॉम द सेलेक्ट टू यानी कि फ्रॉम द कॉन्फिडेंशियलिटी से लेकर अवेलेबिलिटी तक रीचेबिलिटी या इम्पैक्ट क्रिएट करना, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के इसके सक्सेसफुल अटैक के इसमें क्या चीज़ पॉसिबल है। आई हैव एडेड फ्यू स्क्रीनशॉट्स, ठीक है, डिफरेंट वेबसाइट कब कब जो है वो एक्सपोज हुई, ठीक है। उसके बाद जो है अब हम अगर इस सेशन को की समरी की बात करें तो उसका रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, एसक्यूएल इंजेक्शन का, ठीक है ना, और इट रिमेन्स इजी टू फाइंड है, ठीक है, और इजी टू एक्सप्लॉइट एज वेल, ठीक है, और इम्पैक्ट इसका हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये जो स्लाइड्स हैं तुम्हें नज़र आ रहा होगा, ये इमेजेस है, मेरे पास कुछ वीडियोस पड़ी हुई थी उनमें से मैंने ली है। आई विल शेयर द कंटेंट एज वेल। उसके अंदर फोकस जो है एसक्यूएल के ऊपर, MS एसक्यूएल के ऊपर फोकस था, ठीक है, तो मेरा में वो वीडियो शायद तुम्हें हेल्प कर जाए, ठीक है। हमारा जो फोकस होगा वो डीवी वेब के अलावा आई कॉन्फ़िगर्ड मटिलिडे। मटिलिडे जो है वो लिनक्स के ऊपर है, तो वो माइस्क्यूएल के ऊपर फोकस है, तो इट मे गिव यू अ मिक्स फ्लेवर, ठीक है। तो वो वीडियोस मैं शेयर कर दूंगा एसक्यूएल, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि एसक्यूएल सर्वर के अंदर, ओरेकल के अंदर, माइस्क्यूएल एंड पीजी सीक्वल के अंदर जितने भी रिलेशनल डेटाबेस है इनमें डेटाबेस लेवल के ऊपर कुछ कमांड्स का डिफरेंस आता है, ठीक है। बाकी एसक्यूएल इज यू नो दैट इट्स ए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर ना, ठीक है। तो टाइप्स के ऊपर बात कर लेते हैं। जनरली अगर हम ओल्ड लिटरेचर को देखें तो हमें 3 बेसिक टाइप्स मिलती हैं। एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है,
यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, और थर्ड वन इज ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। आज इंशाल्लाह मेरा जो फोकस होगा वो एरर बेस्ड और यूनियन बेस्ड है, और इंशाल्लाह थर्सडे को हम हमारा फोकस होगा ब्लाइंड एसक्यूएल, और जो एक इसका एक टूल भी है एसक्यूएल मैप। एसक्यूएल मैप आई डोंट नो कि तुम्हें कितना मौका मिला कल या परसों एक्सप्लोर करने का इंजेक्शन को, लेकिन एसक्यूएल मैप जो है ना काफ़ी मुनासिब टूल है, ठीक है, जो काली में अवेलेबल है। तो लेकिन अगर हम मॉडर्न लिटरेचर की बात करें, ठीक है, तो मॉडर्न लिटरेचर के अंदर जो क्लासिफिकेशन का जो समझ लो कि थोड़ा सा एंगल है, पर्सपेक्टिव है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो मॉडर्न पर्सपेक्टिव क्या है कि वी हैव अ क्लासिकल या इन बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है। सेकंड अप्रोच इज, दिस इज द फर्स्ट वन, राइट। सेकंड अप्रोच इज ब्लाइंड और इन्फ्रेंशियल एसक्यूएल इंजेक्शन, एंड थर्ड अप्रोच इज आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है। अच्छा, यू नो कि इट्स अ वेरी बिग एरिया, और इसको आप अगर अच्छे तरीके से मास्टर कर लें, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन की नॉलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, और ख़ासतौर पर अगर आपको डेटाबेस का भी आइडिया है, तो क्योंकि अगर आप एक्सएसएस की बात करें या आप सीएसआरएफ की बात करें या इससे रिलेटेड जो और अटैक्स हैं, ठीक है, जो ओएस में नज़र आते हैं, ठीक है, वो रिलेटिवली डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन रिलेटिवली उनका जो स्कोप है एक्सप्लॉइट करने का वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इंजेक्शन में ये है कि एक जो डेवलपर है जिसको अच्छी नॉलेज है एप्लीकेशन की डेवलपमेंट की, उसके लिए एसक्यूएल इंजेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, कि क्योंकि वो डेटाबेस के साथ भी मैनिपुलेशन कर रहा होता है, डेटाबेस को भी खेल रहा होता है, उसको भी एक्सेस कर रहा होता है। अमूमन आपको पता है कि हमारे यहाँ जो डेवलपर होता है उसको फुल एक्सेस होता है डेटाबेस का, वही स्कीमा डिज़ाइन करता है, वही रिलेशंस को मेंटेन करता है, एवरीथिंग, ठीक है। अच्छा, ना व्हाट इज क्लासिकल या इन बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है। अच्छा, क्लासिकल या इसको इन बैंड इसलिए कहते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर जो कम्युनिकेशन चैनल यूज होता है टू लॉन्च एन अटैक, ठीक है, एंड गैदर द रिजल्ट इज सेम, द मोस्ट कॉमन टाइप वेयर द अटैकर यूजेस द सेम कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि जिस जिस कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर आपका नॉर्मल डेटा की रिक्वेस्ट जा रही है या नॉर्मल एसक्यूएल की रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है, वही कम्युनिकेशन चैनल जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है इंजेक्शन या अटैक परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और इसके अंदर जो ऊपर जो दो टाइप्स है, एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन एंड यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, वो दोनों इसके अंदर कवर हो जाती हैं, ठीक है। एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन और यूनियन बेस्ड जो है अब ये क्लासिकल या इन बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन की टाइप कंसिडर की जाती है, ठीक है। अभी हम इनको डिटेल में देखेंगे, एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन और यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन को। लेकिन इसके अंदर बॉटम लाइन क्या है, अगर समझ लो कि कॉन्सेप्ट के हवाले से, कि जो आपका क्यूरी एग्जीक्यूशन का जो चैनल है, ठीक है, मतलब इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि दिस इज योर डीबी सर्वर, राइट, दिस इज योर वेब सर्वर, राइट, या वेब एप्लीकेशन या होस्ट रिव्यू, ठीक है, वेब एप्लीकेशन, और ये आपका यूजर है, यूजर की रिक्वेस्ट आ गई यहाँ पर, ठीक है, एचटीटीपी की रिक्वेस्ट है, राइट। अब यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट है वो ऑब्वियसली एचटीटीपी की रिक्वेस्ट टर्मिनेट हो जाएगी, और यहाँ से हमारे पास एसक्यूएल की रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर माइस्क्यूएल है, लेट सपोज तो एसक्यूएल की जो क्यूरी है वो माइस्क्यूएल का जो प्रोटोकॉल है, ठीक है, देखिए माइस्क्यूएल सर्वर भी है और माइस्क्यूएल का प्रोटोकॉल भी अपना, उस माइस्क्यूएल सर्वर के प्रोटोकॉल के अंदर हमारी एसक्यूएल की क्यूरी इनकैप्सुलेट होकर जाती है, जब भी हम यहाँ से डीबी का कनेक्टर बना कर कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से ओरेकल के केस में भी इसी तरह होता है कि ओरेकल का प्रोटोकॉल होता है
उस प्रोटोकॉल के अंदर एज अ पेलोड हमारी एसक्यूएल की क्यूरी जाती है। सिमिलरली एसक्यूएल सर्वर के केस अंदर या पोस्टग्री सीक्वल के केस अंदर भी ऐसा ही होता है। तो हमारे पास जो चैनल है, कम्युनिकेशन चैनल जो डीबी को कनेक्ट करते हैं, वो वही चैनल हम यूज करते हैं अटैक को लॉन्च करने के लिए। दैट इज वाई इट इज नोन एज इन बैंड अटैक, ठीक है, इन बैंड इंजेक्शन। और उसके अंदर एज वी डिस्कस के वी हैव टू टाइप्स, एरर बेस्ड इंजेक्शन एंड यूनियन बेस्ड इंजेक्शन। सेकेंड जो टाइप है दैट इज नोन एज ब्लाइंड और इन्फ्रेंशियल एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब एरर बेस के अंदर हम देखेंगे कि अभी हम जब एग्जीक्यूट करेंगे सारी चीजें, तो जब भी हमारी क्यूरी फेल होगी, ठीक है, देखिए सक्सेसफुल केस के अंदर भी हमें फौरन पता चल जाएगा, लेकिन एरर बेस में अगर हमारा क्यूरी जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है, मतलब इंजेक्टेड क्यूरी, तो हमें फौरन इसका इम्पैक्ट जो है पता चल जाएगा, यानी कि उसमें उसने जो मॉडिफिकेशन की है या उसका जो आउटपुट है वो हमें फौरन ही मिल जाएगा। और अगर क्यूरी हमारी फेल हो जाती है, ठीक है, किसी वजह से, तो उस फेल की वजह से जो एरर आएगा एसक्यूएल क्यूरी के फेलियर होने की वजह से, वो हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगा, ठीक है। तो अब होता यह है कि ब्लाइंड एसक्यूएल के अंदर, ठीक है, हमारे पास किसी किस्म का कोई एरर नहीं रिफ्लेक्ट होता, यानी कि रिस्पॉन्स में सर्वर हमें किसी किस्म का कोई एरर मैसेज थ्रो नहीं करता, ठीक है। अब वेदर आवर क्यूरी इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, इंजेक्टेड क्यूरी, और इट हैज फेल्ड, इन बोथ द केसेस वी वॉन्ट सी एनी डिफरेंस। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि इसकी एग्जाम्पल बहुत सारी आप समझ सकते हैं कि जैसे आप जो है एक बर्तन ले लेते हैं आप, ठीक है, you have taken a small container and that is filled with water and you start putting some coins in that container, so immediately you would see that there are few coins in that container, but let's consider a big pond or a river or a sea, जिसके अंदर आप जितने भी आप coins डाल दें, जितने भी आप सोना डाल दें, आपको नजर ही नहीं आएगा कि भाई वो सोना मेरा जो है या गोल्ड और कॉइन जो है वो कहाँ जा रहे हैं, वो कोई इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रहे हैं, वो जा भी रहे हैं अंदर या नहीं जा रहे हैं। तो ब्लाइंड हम इसको इसीलिए कहते हैं कि यू वांट द यूजर और द अटैकर वांट सी एनी रिस्पॉन्स और एनी रिफ्लेक्शन वेदर हिज क्यूरी इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली और नॉट। अच्छा, सो व्हाट विल हैपन, अटैकर्स इन्फर करेगा, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन थ्रू बूलियन बेस्ड ब्लाइंड इंजेक्शन, ठीक है। तो अब उसने अटैकर ने आइडेंटिफाई करना कि जो उसने इंजेक्टेड क्यूरी एग्जीक्यूट की थी उसका कोई रिजल्ट भी आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो देयर आर टू मेन अप्रोचेस जनरली कंसिडर्ड, वन इज द बूलियन बेस्ड ब्लाइंड इंजेक्शन एंड सेकंड इज टाइम बेस्ड ब्लाइंड इंजेक्शन। अब बूलियन बेस्ड ब्लाइंड इंजेक्शन में क्या होता है कि अटैकर इन्फर इंफॉर्मेशन थ्रू बूलियन बेस्ड ब्लाइंड इंजेक्शन, मतलब ऑब्जर्विंग डिफरेंट एप्लीकेशन रिस्पॉन्सेज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब ये कैसे होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अटैकर ने एक न्यू यूजर क्रिएट कर दिया, एसक्यूएल इंजेक्शन को यूज करके अटैकर ने एक नया यूजर क्रिएट कर दिया, एक मिनट, ही हैज क्रिएटेड अ न्यू यूजर। अब इमीडिएटली यू वॉन्ट सी एनी रिजल्ट, ठीक है, बट इफ द अटैकर is able to log in with that user, तो इसका मतलब ये है कि that attack was successful, that injected query was successful. It is an example you can consider for boolean based blind injection, ठीक है। true or false condition अगर आपको मिलेगी रिजल्ट में तो इसका मतलब है कि आपको अटैक जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। सिमिलरली जो एक इसकी सेकंड कैटेगरी है, आप उसको टाइम बेस्ड ब्लाइंड इंजेक्शन में आप डालते हैं। टाइम बेस्ड में जाहिर सी बात है आप कुछ टाइम के लिए वेट या स्लीप का फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है, कि सो दैट कि आपकी जो इंजेक्टेड क्यूरी है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए एंड देन आफ्टर फ्यू सेकंड ऑफ फ्यू मे बी मिली सेकेंड्स, अगर इट्स हाई परफॉर्मिंग डेटाबेस सर्वर, सही है, तो आप इसका रिजल्ट जो है फिर सिमिलरली यू हैव टू एग्जीक्यूट सम अदर
ऑपरेशन अदर एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी होगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको ये जो कहते हैं क्यूरी वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। तो इन द नटशेल ब्लाइंड या इन्फ्लुएंशियल एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर यू वॉन्ट सी एनी type of error message, ठीक है, और query result directly. You have to perform some other steps in order to validate, in order to confirm that your previous injected query was successfully executed. ठीक है. Third category is out of band SQL injection. अच्छा, अब out of band का मतलब ये है कि ये वो इंजेक्शन है जिसके अंदर हमारे पास अटैक और जो एक्चुअल जो क्यूरी चल रही है, आई गेस सो यस, अटैक एंड जो क्यूरी चल रही है वो सेम चैनल के ऊपर नहीं है। जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि हियर इज योर क्यूरी दैट इज इनकोडेड और इनकैप्सुलेटेड इनटू द माइस्क्यूएल और एसक्यूएल सर्वर प्रोटोकॉल, ठीक है, और इस क्यूरी के अंदर आपकी इंजेक्टेड क्यूरी भी है और डेटा भी इसी क्यूरी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट आउट ऑफ बैंड इंजेक्शन, तो आउट ऑफ बैंड इंजेक्शन में ये है कि आपके पास इफ दिस इज योर डेटाबेस सर्वर, ठीक है ना, दिस इज योर वेब सर्वर, ठीक है, एंड दिस इज योर यूजर, यहां से HTTP की रिक्वेस्ट आ गई, ठीक है, और यहां पर आपकी जो SQL की जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, दैट इज अ स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट। लेकिन आपकी जो यूं समझ लीजिए कि जो अटैक है, अटैक सोर्स या अटैक एंटिटी मे बी होस्टेड समवेयर एल्स, और यू हैव एग्जीक्यूटेड अ क्यूरी, बट जो बट एक्चुअली जो पेलोड है, आप यूं समझ लीजिए आसान लैंग्वेज के अंदर, जो आपका पेलोड है उस अटैक का वो कहीं और पड़ा हुआ है, ठीक है, और वो आप पेलोड जो है वो फिर आप जो है वो लोड करते हैं आपके डेटाबेस के अंदर। जैसे कि एग्जांपल आप यूँ समझ लीजिए कि अगर माइस्क्यूएल आप यूज़ कर रहे हैं तो माइस्क्यूएल के अंदर एक बहुत कॉमन फंक्शन होता है लोड फाइल का, ठीक है, आप फाइल को लोड करते हैं, फाइल में बी इन योर लोकल हार्ड डिस्क or it may be anywhere on the world, anywhere in the world, right? It may be on the cloud, ठीक है। तो अब ये आप you have executed a query, let's suppose you have executed the query के you have to load the file, और वो जो फाइल है वो कहीं पर भी हो सकती है, एज आई सेड कि वो लोकल हार्ड डिस्क में भी पड़ी हुई हो सकती है, C ड्राइव, D ड्राइव, वार, माइस्क्यूएल, वार डेटा के फोल्डर के अंदर, या किसी भी और फोल्डर के अंदर, या वो क्लाउड के ऊपर भी होस्टेड हो सकती है। और उस लोड फाइल का फंक्शन का जो आप क्यूरी जो आप यूज करते हैं यूजली, उसका पर्पस ये होता है कि उस फाइल के अंदर जो डेटा है वो आप डेटाबेस टेबल के अंदर डंप कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे अटैक जो है जिसके अंदर आपकी जो समझ लीजिए कि अटैक पेलोड जो है वो कहीं और मौजूद है, ठीक है, तो और अटैक जो है वो एक्चुअली लॉन्च आप क्यूरी जो है वो आप किसी और चैनल से चलाते हैं, दैट इज नोन एज आउट ऑफ बैंड इंजेक्शन। लेस कॉमन, ठीक है, ये अटैक जो है जनरली लेस कॉमन है, बट ऑब्वियसली इट यू कैन कंसिडर इट अ सोफिस्टिकेटेड एंड हमने पढ़ा था शुरू के लेक्चर्स के अंदर एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स, ठीक है ना, कि आपने सोफिस्टिकेटेड है एंड वेल प्लान्ड है, जिसके अंदर आपने मल्टीपल अटैक वेक्टर सेटअप किए हैं इन ऑर्डर टू कॉम्प्रोमाइज द डेटाबेस सिस्टम, कि आपके पास सिंगल ये नहीं कि अटैकर अपनी मशीन से बैठकर अटैक लॉन्च कर रहा है, बट यू हैव सेटअप प्रॉपर डिफरेंट वेक्टर्स या प्रॉपर डिफरेंट एंटिटीज जहां पर डिफरेंट कंपोनेंट्स उस अटैक से रिलेटेड पड़े हुए हैं। So it is less common and relies on the database server failure a feature to make DNS और HTTP request. तो लोड फाइल, अब रिसेंटली तो मैंने इसको चेक नहीं किया कि लोड फाइल का जो फंक्शन है उसके अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल जो है वो सपोर्टेड हैं फाइल को लोड करने के लिए, ठीक है।
आई बिलीव एसक्यूएल सर्वर के अंदर या ओरेकल के अंदर भी इस तरह के और फीचर्स मिलते जुलते होंगे, जिससे आप रिमोट मशीन्स के रिमोट सर्वर के ऊपर पड़ी हुई मौजूद या रिमोट लोकेशन के ऊपर पड़ी हुई फाइल जो है आप लोड कर लें, या वहाँ पर पड़ी हुई कोई स्क्रिप्ट है। अब प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अब इस लोड फाइल में मसला ये है कि इट इट कुड बी कंसिडर्ड मल्टी लेवल। आई थिंक मैंने इसको यस मैंने इसको सेकंड फोर्थ कैटेगरी में कंसिडर किया है कि आपके पास जो लोड फाइल से आपने जो फाइल लोड की है उस फाइल के अंदर जो इनपुट है वो मलिशियस है, क्योंकि अब आपने लोड फाइल के अंदर यू हैव ऑलरेडी डंप डंप का मतलब है कि आपने ऑलरेडी स्टोर कर दिया है कुछ मलिशियस कोड, मलिशियस स्क्रिप्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल यू लें कि जब यूजर लॉगिन करता है तो उसका प्रोफाइल जब लोड होता है तो उसका प्रोफाइल के अंदर जो प्रोफाइल पेज के अंदर जो उसकी बायोग्राफी का पेज है या उसका सिग्नेचर है वो ऑब्वियसली डेटाबेस में कहीं रखा हुआ होगा, ठीक है, एप्लीकेशन में। फाइल सिस्टम में तो किसी फाइल के अंदर तो स्टोर नहीं होगा ना। तो अब उस वो डेटाबेस में कोई फील्ड होगी टेबल के अंदर एक्सक्यूज मी, तो वो जो फील्ड है, ठीक है, अगर लोड फाइल के जरिए से अगर उस फील्ड के अंदर हम कोई स्क्रिप्ट लोड कर दें, स्टोर कर दें, और जब वो स्क्रिप्ट यानी जब एप्लीकेशन वेब सर्वर यानी कि ये वेब एप्लीकेशन है, वेब सर्वर स्लैश वेब एप्लीकेशन, जब उस फील्ड के अंदर जो डेटा मौजूद है उसको वो लोड करके उस पेज के ऊपर रेंडर करेगी, और अगर वो जावास्क्रिप्ट या कोई और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की कोई स्क्रिप्ट है जो कि मैलिशियस है, तो इसका मतलब ये कि ना अब इसका जो इम्पैक्ट है वो ना सिर्फ डेटाबेस की मैनिपुलेशन की हद तक मौजूद मतलब कन्फाइन हुआ है, बल्कि एक्सटेंड हो गया है क्लाइंट साइड के ऊपर भी, क्योंकि वो स्क्रिप्ट तो जब वो लोड होगी, रेंडर होगी, वो क्लाइंट के ब्राउजर में होगी, यूजर के ब्राउजर में होगी, ठीक है। तो यूजर के ब्राउजर का मतलब ये है कि अगर उसके ब्राउजर में वर्नेबिलिटी है, वीकनेस है, ठीक है, तो वो यूजर की मशीन को भी कॉम्प्रोमाइज उस लेवल तक भी कर सकती है। तो दैट इज द सेकंड ऑर्डर एसक्यूएल इंजेक्शन occurs when malicious input is stored in the database field, किसी टेबल की फील्ड में, एंड जब आप उसको रिट्रीव करते हैं तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और ऑब्वियसली हम उसको रिट्रीव करते हैं तो डेटाबेस का जो डेटा है अमूमन हम यूजर को ब्राउजर में शो करते हैं। So the payload doesn't trigger during initial setup, initial input, but activates when the stored data is loaded in the subsequent query. So that is, as I said, it is a second order. You know, out of band is more sophisticated, requires more planning. Okay, requires multiple machines or entities to set up. Similarly, SQL second order SQL injection is, you can say that it is the next level. It is more advanced uh, as compared to out of band SQL इंजेक्शन। अच्छा, सेकंड ऑर्डर SQL इंजेक्शन में मैं एक चीज की थोड़ी सी क्लैरिटी जरूर देना चाहूंगा एट दिस स्टेज, कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सेकंड ऑर्डर SQL इंजेक्शन को आप आउट ऑफ बैंड SQL इंजेक्शन ही के जरिए से एक्सप्लॉइट करें। कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी एप्लीकेशन इतनी बैडली रिटन है कि अगर, ठीक है, यूजर या अटैकर, यूजर इज नॉट द राइट वर्ड, अटैकर जो है वो फ्रॉम द एप्लीकेशन इटसेल्फ, ठीक है, अटैकर जो है एप्लीकेशन ही से अगर वो कोई मैलिशियस स्क्रिप्ट डेटाबेस के अंदर प्लांट करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो दैट इज आल्सो पॉसिबल। सो सेकंड ऑर्डर एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए, ठीक है, ऑल्दो अब ये जिसका जो इम्पैक्ट है वो डिफरेंट हो गया, ना सिर्फ डेटाबेस की मैनिपुलेशन हो रही है बल्कि मैलिशियस स्क्रिप्ट भी डेटाबेस में आप अपलोड कर रहे हैं, वो जब आप यूजर रिट्रीव करेगा वो डेटा तो वो एक्सिक्यूट हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये कि इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी
कि आप इसके लिए आउट ऑफ बैंड चैनल यूज करें। सेकंड ऑर्डर एसक्यूएल इंजेक्शन कैन बी परफॉर्म बाय यूजिंग इन बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन है? बिल्कुल। हम्म। जी बिल्कुल। बिल्कुल आपने सही फरमाया। इसमें क्लाइंट साइड आप बेसिकली जो इनपुट वैलिडेशन जो है ना, साइड आएगा क्लाइंट साइड। ऐसा ही। हाँ। जो बिल्कुल। जी, जो इनपुट वैलिडेशन। हम्म। 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 देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, अगर आप नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी की बात करें, तो अगर आपने देखिए हमने नेटवर्क को भी स्टडी किया है। एक मिनट जरा दीजिएगा सर मुझे। हेलो। ओके यार, मैंने माइक को म्यूट किया था, आई डोंट नो म्यूट हुआ है कि नहीं हुआ। माइक म्यूट हुआ था क्या? हम्म। ओके, नहीं तो फिर मुझे यार उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको एडिट करना पड़ेगा। ओके फाइन, चलो तो दैट्स गुड। ओके, तो हाँ मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, देखिए हमने नेटवर्क को भी स्टडी किया है, इंफ्रा को भी हमने स्टडी किया है। तो उसके अंदर जो है, अगर हम नेटवर्क के सेगमेंट की बात करें ना, तो अगर हम लेयर टू के जो कंट्रोल्स हैं, लेयर टू रिमेंबर डेटा लिंक लेयर, अगर वो स्ट्रॉन्ग कर दें, तो आपके नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी के काफी सारे अटैक जो है ना, वो इस L2 कंट्रोल से मैनेज हो जाएंगे, यानी मिटिगेट हो जाएंगे। सिमिलरली, जो जब हम वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो अगर हम इनपुट वैलिडेशन को प्रॉपरली हैंडल कर लें फजिंग के जरिए से और प्रॉपर तरीके से, तो हमारे काफी हद तक जो एक मेजर अटैक्स हैं, ठीक है ना,
जैसे हमने देखा उस दिन एक्सएसएस अटैक, ठीक है ना, एसक्यूएल इंजेक्शन को आज हम देखने जा रहे हैं, फिर इसी तरह सीएसआरएफ है, ठीक है, फिर यूआरएल के ऊपर भी हम, आपको पता है कि थोड़ा सा उसमें भी थोड़ी सी चीज डिफरेंट हो जाती है, लेकिन अगर हम इनपुट वैलिडेशन को प्रॉपर कर लें तो हमारा जो वेब एप्लीकेशन के ऊपर अटैक्स है उनका जो स्पेक्ट्रम है वो भी काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। नेटवर्क के ऊपर लेयर 2 और वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशंस के ऊपर इनपुट वैलिडेशन, ये दो जो हमारे जो मेजर्स हैं, ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने, अब हम थोड़ा सा डेमोज की तरफ आते हैं। अच्छा, मैंने ये किया है कि हम आज से पहले तो डी डेफ वर्नेबल वेब एप्लीकेशन के ऊपर थोड़ा सा वर्क किया है हमने मैंने, लेकिन इसमें ये किया है, आई हैव ऑलरेडी रनिंग टू मशीन्स, मेटास्प्लॉटेबल मशीन भी रन हो रही है, इट्स आईपी एड्रेस इज 108, ठीक है, और उसकी आईपी है 42। रुके मैं, सो 192.168.0.108। तो इस मेटास्प्लॉटेबल मशीन में भी अगर आप ये देखें तो आपको ये मल्टीडे एक वेब वर्नेबल वेब एप्लीकेशन मिलेगी, लेकिन ये जो वर्जन है ये पुराना वर्जन है, ठीक है ना। इस वर्जन के अंदर जो है वो ओएस के जो 2017 के जो समझ लीजिए कि चीजें हैं वो इतनी अच्छी नहीं इंक्लूडेड ना, ठीक है। तो मैंने फिर ये किया था कि मैंने मोटिलेटे का जो वर्जन 2, जो लेटेस्ट वर्जन जो अभी अवेलेबल है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर सेटअप किया अपनी एक दूसरी मशीन के ऊपर। उसके 5-6 स्टेप्स हैं, वो मैं शेयर कर दूंगा। आप अपनी काली लिनक्स आपके पास मौजूद है, आप काली लिनक्स पर सेटअप कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने जैसे जिक्र किया था जूस शॉप, ठीक है, मैंने इसको यूज तो नहीं किया, लेकिन ये जो जूस शॉप की जो एप्लीकेशन है वो मोटिलिटी के जो वर्जन 2 है वो उसके भी बाद आई है। तो ओएस जूस शॉप जो है, एंड एज द नेम सेज कि उसके अंदर ओएस की चीजें में हमें काफी बेहतर, ज्यादा बेहतर होंगी और ज्यादा लेटेस्ट होंगी, ठीक है। तो आज इंशाल्लाह और इन थर्सडे को भी, और मैं आई वुड रिमेन अवेलेबल आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम उम्रा, ठीक है ना। माई प्लान इज टू कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम उम्रा। तो इफ यू कैन मेक और इधर ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो यू कैन यू कैन अटेंड द लेक्चर्स, इवन लाइव लेक्चर्स है। हम्म, बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल, हम्म, बिल्कुल, बिल्कुल, गुड है, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने सिर्फ वो बताना था कि मैं अवेलेबल होऊंगा, तो फील फ्री यार, ठीक है, आई विल बी अवेलेबल ऑन कॉल एज वेल, फोन एज वेल, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं यार। इसमें एडमिन का पासवर्ड तो मुझे नहीं मालूम, अभी देख लेते हैं। तो इसके अंदर ये कि जो टॉप मतलब 10 कंट्रोल्स हैं उनकी जो डिफरेंट सैंपल्स भी उन्होंने बना के डाले हुए हैं, और साथ में उन्होंने लैब्स भी कुछ डाली हुई हैं, ठीक है ना। कि ऑल्दो लैब इतनी ज़्यादा एडवांस या इतनी ज़्यादा रिस्क मुझे नहीं मिली, लेकिन ये कि एसक्यूएल के हवाले से 5-6 लैब्स हैं, फिर एक्सएसएस की लैब्स हैं। तो मैं भी लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, व्हेन वी विल बी क्लोजिंग बिफोर ट्रैवलिंग, कि हम मतलब आप इस एप्लीकेशन को किस तरह यूज़ कर सकते हैं टू गेटिंग मोर डेप्थ इंफॉर्मेशन ना, और मोर हैंड्स ऑन वर्क। जी, यूट्यूब के ऊपर पूरा इसका चैनल बना हुआ है, आप इधर आ जाए, वेब ट्यूटोरियल के नाम से ना, सॉरी, वेब, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, ओके, पॉन आइज, ठीक है ना, पॉन, यू नो के पॉन कहते हैं, पॉन इज अ सॉर्ट ऑफ स्लैंग टर्म, मे बी, जिसमें हम मशीन को जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो हम
पॉन का वर्ड टर्म यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर पूरा चैनल है, ठीक है। मैं उस चैनल के अंदर वो उस चैनल का एक्चुअल लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। वरना फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। वो तो उसके अंदर 72 के करीब छोटी छोटी वीडियोज है। बहुत ज़्यादा फैंसी टाइप की वीडियोज नहीं है, लेकिन तकरीबन आई गेस हो के मैंने जितना इसको चेक किया है, आई होप सो कि तमाम जो इन्होंने अटैक्स जो दिए हुए हैं इनको डेमो करके दिखाया हुआ होगा। मैंने कुछ को देखा है, ठीक है, बाकियों को देखने का तो मौका नहीं मिला। तो लेट्स बिगिन विद एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर दो तीन मेन पेजेस हैं जिनको हम यूज़ करेंगे फॉर अपना यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन एंड एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। तो यूजर इन्फो के जो दिस इज फर्स्ट लिंक ना। अब इस पेज में हम आते हैं, इट्स ए सिंपल लॉगिन पेज, ठीक है। और एसक्यूएल इंजेक्शन को चेक करने के लिए बस आप जो है इतना कर लें, कहाँ गया जर्नल, ठीक है। देखें, अब इसको सिर्फ चेक करना है ना एसक्यूएल इंजेक्शन को, तो आप सिंपल ये कर लें, आप एक सिंगल कोड जिसको आप कहते हैं सिंगल स्ट्रिंग, आप वो एंटर करके देख लें। ऑब्वियसली जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि अच्छी वेब एप्लीकेशंस के अंदर इस तरह की इनपुट वैलिडेशन और या यूँ समझ लीजिए कि उसको डिफरेंट प्रोग्रामिंग के फंक्शन के ज़रिए से उसको इनकोड किया हुआ होता है। तो बैड एप्लीकेशंस के अंदर वी वॉन्ट सी दिस थिंग। तो जैसे हमने एक सिंगल टिक या सिंगल कोड हमने ऐड किया, तो यूसी के एप्लीकेशन ने हमें एक एरर मैसेज दिया और उसने कहा कि भाई यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट कॉरस्पॉन्ड टू योर MariaDB सर्वर वर्जन फॉर द राइट। अब एरर क्या है, क्यूरी क्या है, चलाई उसने क्यूरी भी स्क्रीन के ऊपर। सिलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम अकाउंट्स वेयर यूजर नेम, हमने सिंगल कोड दिया था। उसने कहा भाई ये यूजर नेम जो है मतलब क्यूरी फट गई है, सिंपल इज दैट। और जिस फाइल में फटी है यानी जो कोड था वो था MySQL handler.php, लाइन वाइन भी इसने शो कर दी है। हम आपको PHP का एक्सपीरियंस भी है तो आप पीछे से जाकर देख भी सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि ये जो यूज़र को ये जो इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है या ये ऑथेंटिकेशन का अगर पेज है, तो ये अकाउंट्स का टेबल यूज़ कर रहा है, राइट। ये हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें एक सिंपल टिक को एंटर करने से हमें मिल गई, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने थोड़ी सी आगे की चीज़ें मैंने पहले ऐड कर दी हैं, ठीक है। अब इसमें मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, ये सही है। तो आपने वर्नेबिलिटी को कैसे टेस्ट करना है, वर्नेबिलिटी को टेस्ट करना है कि आपने सिंगल कोड डाला, अगर आपको कोई एरर मैसेज मिल गया तो उसका मतलब ये कि भाई एसक्यूएल की वर्नेबिलिटी मौजूद है इंजेक्शन की। अच्छा, अब हमें देखिए पहली चीज़ तो हमें मिल गई टेबल का नाम, ठीक है। अब टेबल का नाम मिलने के बाद हमारा हमने अच्छा एसक्यूएल के अंदर भी हम इस काम को कहते हैं स्कैनिंग। ये वाला काम तो ये था कि हमने चेक किया कि भाई वो वर्नेबल है एप्लीकेशन या नहीं। अब इसके बाद जो समझ लीजिए कि यू हैव फाउंड द वर्नेबिलिटी, ठीक है, वर्नेबिलिटी आपको मिल गई है। नाउ अब जो नेक्स्ट स्टेप जो शुरू होता है वो शुरू होगा इन्यूमरेशन। इन्यूमरेशन इसलिए कि लेट्स सपोज अब मैं कहता हूँ भाई आपने इस टेबल के डेटा को रीड करना है, ठीक है। तो हाउ यू विल एबल टू रीड इट अनलेस यू डोंट नो कि व्हाट आर द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन दैट टेबल। क्योंकि हम सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम अकाउंट्स का टेबल की क्यूरी तो एज इट इज नहीं चला सकते ना। हमारे पास जो है वो पीछे से एसक्यूएल सर्वर का MySQL का कोई एक्सेस नहीं है। जैसे अगर मैं MySQL पे कनेक्ट कर लूँ, ठीक है, और शो डेटाबेसेस सेमीकोलन शो मल्टीडे यूज मल्टीडे, इस डेटाबेस को यूज कर लेते हैं, शिफ्ट इंसर्ट सेमीकोलन और स्टैटिक फ्रॉम अकाउंट्स और बीच में लगा देता हूँ /G सेमीकोलन। तो वो वर्टिकल फॉर्म में हमें आउटपुट दे देगा। तो इट हैज़ 42 रॉज और 42 रॉज हैं। तो इसके अंदर पहली रॉ कौन सी है, पहली रॉ ये है जिसके अंदर CID 1 है, एडमिन यूजर नेम या पासवर्ड एडमिन पास है, और उसके बाद उसने अपना कुछ सिग्नेचर भी ऐड किया हुआ है।
इज एडमिन, ये एक फील्ड है, ये बताती है आई गेस तो कि ये एडमिन है या नॉर्मल यूजर है। फर्स्ट नेम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेट सिस्टम है, लास्ट नेम एडमिनिस्ट्रेटर है, क्लाइंट आईडी है, क्लाइंट का सीक्रेट है, और ये डेट क्रिएटेड है। ठीक है, ये जब मैंने सेटअप किया है तो उसके बाद, और उसके बाद जो है ये दो यूजर्स मैंने खुद बनाए थे। ये आई ट्राइड सम स्क्रिप्ट, ये मैंने तरीके से बनाया था जो एक नॉर्मल इसका पेज है रजिस्टर का। ठीक है, so now the thing is we don't know the schema, right? So how we can basically read the schema? उसके लिए हम जो क्यूरी यूज करेंगे दैट इज सिंपल क्यूरी ऑर्डर बाय की। ठीक है, और एसक्यूएल का जो मैकेनिज्म है कि एसक्यूएल सर्वर यानी कि विल नॉट गिव यू एनी एरर इफ द क्यूरी इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। यानी कि देखिए, हमने सबसे पहले जो चीज आइडेंटिफाई करनी है वो ये करनी है कि इस टेबल के अंदर, अकाउंट्स के टेबल के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, यानी एट्रीब्यूट्स कितने हैं, और फील्ड्स कितनी हैं, और उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे उनके नाम क्या हैं। तो इस चीज़ को डिस्कवर करने के लिए हमें ये क्यूरी चलानी होगी। तो लेट्स डू इट। मैं क्विकली जो है वो, ठीक है, तो ये क्यूरी हमारे पास फेल हो गई थी। सिंगल कोड ऑर्डर बाय, अब इसको स्मॉल में लिखना है कैपिटल में लिखना है, चलेगी 1। अच्छा, अब इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा। अब आपने एसक्यूएल के अंदर की लैंग्वेज के अंदर सिंगल दो सिंपल डैशेस जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं कमेंट को, ना। ठीक है, और हैश जो है वो माइस्क्यूएल के अंदर कंसिडर किया जाता है कमेंट। तो माइस्क्यूएल के अंदर आप जो है वो अ, दो डैशेस भी डाल सकते हैं और एक हैश भी डाल सकते हैं, लेकिन एसक्यूएल के अंदर, सर्वर के अंदर, वो आप दो डैशेस डाल सकते हैं। दैट विल वर्क फॉर श्योर 100%। बट मुझे कंफर्म करना कि क्या एसक्यूएल सर्वर के अंदर, एम एस एसक्यूएल सर्वर के अंदर भी क्या हम हैश डाल सकते हैं? मुझे याद नहीं पड़ रहा, क्योंकि मुझे एसक्यूएल सर्वर पर, हाँ, मुझे एसक्यूएल सर्वर पे काम किए हुए काफ़ी अर्सा हुआ है, बैक इन जब मैं ऑपरेशन में एक्चुअली काम करता था। अच्छा, इसमें माइस्क्यूएल के केस में हमें एक बात का थोड़ा ध्यान रखना होगा कि माइस्क्यूएल ये कहता है कि दो डैशेस के बाद उसको एक स्पेस चाहिए होता है, एम्प्टी स्पेस। ठीक है, ये बात हमें सिर्फ थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। एस मैंने लिख दिया है, बल्कि हमें एक स्पेस, हाँ, सिंगल लाइन है, बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा हुआ आपने ये सिंगल लाइन कमेंट कर लिया है, अच्छा हुआ आपने ये चीज पॉइंट आउट कर दी, दिस इज ओनली फॉर सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, अच्छा, तो लेट्स डू दैट। तो ऑर्डर बाय 1, उसके बाद हम हैश दे सकते हैं या डबल डैश प्लस स्पेस। ठीक है, अच्छा, अब उसने मुझे एक मैसेज दिया, अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब ये है कि मेरी जो क्यूरी है वो एग्जीक्यूट हो गई है, और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट इस टेबल के अंदर तो मौजूद है। लेट्स डू, थोड़ा सा हम ड्राई रन करते हैं क्विकली। ऑर्डर बाय, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी वर्क किया हुआ है, मैं 9 तक लेके जाता हूँ, क्योंकि 10 इसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं। चले 9 के ऊपर भी, अच्छा, 9 के ऊपर क्या कह रहा है, वेयर ऑर्डर बाय, अच्छा, ये जो है, एक मिनट, ऑर्डर बाय 9, ठीक है। 9 के ऊपर क्या कहता है भाई, अननोन कॉलम। अच्छा, अब ये जो है वो, इसका मतलब ये कि अननोन कॉलम, यहाँ पर इसको मजीद इसको कॉलम नहीं मिले। ठीक है, लेकिन इसको मैं पेज को देखो रिफ्रेश कर लूँ, क्योंकि इसमें 10 कॉलम तो मैंने खुद चेक किया था आज, रुके, हाँ, अननोन कॉलम 10 के ऊपर एरर दिया है इसने, और 9 के ऊपर भी देख लेते हैं कि कितने, 8 7 देखना पड़ेगा फिर इसमें कितना।
या मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है इसमें। एक मिनट रुकना जरा, इस पेज पे चेक करते हैं। नहीं ठीक है, वो कह रहा है कि भाई इसके अंदर जो है हमारे पास अननोन कॉलम है 10, तो उसका मतलब कि 10 एट्रीब्यूट्स नहीं है इसके अंदर। अच्छा कितने हैं, फिर हम इसको चेक करते हैं, 5 के ऊपर लेके जाते हैं। 5, ठीक है, ऑर्डर बाय 5, लेट्स चेक इट आउट। या नहीं, मुझे वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें मुझे थोड़ा सा गड़बड़ महसूस हो रही है, रुको। 10 तक तो मुझे याद था, मैंने इसको आज चेक किया था। लेकिन अभी तो वो कह रहा है क्लिक हेयर टू रीसेट डेटाबेस, unknown column 10 in order clause query select username from accounts where username is this, order by 10। अच्छा, अच्छा भाई नहीं होंगे, सॉरी। तो यार कॉपी पेस्टिंग में तो मसला नहीं हो रहा क्या कहीं? मैंने मैंने तो इसको कॉपी पेस्ट किया ही नहीं है। हम्म, हम्म। ये मुझे थोड़ी सी हैरत हो रही है क्योंकि अब अब ये चीज थोड़ी सी अजीब सी है। अननोन कॉलम 4, चौथे कॉलम के ऊपर ऊपर भी जो है वो ये कह रहा है। लेकिन मैंने इसको वो स्पेस तो लगा दिया था ना, मैंने स्पेस तो लगा दिया था। रुके, नहीं वो चलता है वो। उसको एक काम ही करता हूँ मैं, इसको जो है ना बाज़ दफ़ा ये यूज़र नेम की फील्ड के अंदर जो है वो कर देता है मसला, तो हम इसको यहाँ पेश कर देते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये मैंने पेश किया था। अच्छा ये चैनल का नाम मैंने कॉपी करके रखा हुआ है यहाँ पर, पासवर्ड का। ठीक है, अब दैट वाज द एक्चुअल कमांड। तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, इसको एक दफ़ा मैं चेक कर लेता हूँ 8 पर, एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ मैं इसको 10 पर, और एक दफ़ा मैं चेक कर लेता हूँ इसको 11 पर। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट 10 पर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी, मूव ऑन। ठीक है, अगेन अकाउंट डजंट एग्जिस्ट, नो एरर, कंट्रोल सी 11। यहाँ पर हमें एक्सेप्शन मिल गया। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्यूरी फट रही थी असल में ना। सेलेक्ट स्टाइल फ्रॉम अकाउंट्स वेयर यूजर नेम इज नल एंड पासवर्ड इज नल, ऑर्डर बाय 11। ठीक है, गॉट इट। तो हम इनमरेशन जो है एट्रीब्यूट्स की, कि कितने एट्रीब्यूट्स हैं, वो ऑर्डर बाय के जो इसका जो फंक्शन है एसक्यूएल का उसके जरिए से हम करते हैं। तो हमें ये चीज पता चल गई कि इस टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं। नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि अब हमने ये करना है कि देयर आर फ्यू मोर क्यूरीज आई हैव एडेड। मैं इनको वन बाय वन करके आपको चला के दिखाता हूँ
कि अगर हमने डेटाबेस का वर्जन निकालना है कि माइस्क्यूएल का वर्जन कौन सा चल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जो माइस्क्यूएल के वर्जन यानी माइस्क्यूएल के अंदर जो एक इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है वर्जन का, हम उसको रीड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये साथ में ही जो है वो चीज़ शुरू हो गई है, यूनियन बेस्ड हमने जो है साथ में इंजेक्शन शुरू कर दी है। जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था कि इन बैंड या क्लासिकल एसक्यूएल के अंदर वी हैव टू टेक्निक्स, वन इज एरर एंड सेकंड इज यूनियन। तो अमूमन ये होता है कि एरर और यूनियन दोनों एक साथ कंबाइन होकर काम करती हैं, क्योंकि जब यूनियन की कमांड अगर हम चलाते हैं, बाद अगर एरर आता है तो फिर हम अपनी क्यूरी को फाइन ट्यून करते हैं, ठीक है। तो सेकंड जो ये क्यूरी, इस क्यूरी अगर हम चलाएंगे तो हमें जो है हमें पता चल जाएगा कि हमारे माइस्क्यूएल का वर्जन क्या है। तो मैं कॉपी करने के लिए, बिकॉज आई हैव द वर्ड डॉक्यूमेंट, तो मैं वर्ड से यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, ये बुलेट भी कॉपी हो जाएगा, मुझे वापस वहीं लेकर जाना होगा, कंट्रोल वी, राइट, कमेंट लगा हुआ है आखिर में हैश, और यहाँ पर हम आकर कंट्रोल वी एंटर। अच्छा, क्या कहता है ये, द यूज सिलेक्ट कमेंट, इसको हो गया। अच्छा, ये क्यूरी इतनी बड़ी जो है यहाँ पर पेस्ट होगी नहीं पासवर्ड की फील्ड के अंदर, ठीक है, तो मुझे इसको यहीं पेस्ट करना होगा, और होम पर एक दफा मैं देख लूँ, यूनियन सेलेक्ट नल @वर्जन, ठीक है, ठीक है। तो ये क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, उसने हमें बता दिया कि ये 10.6.18 वर्जन चल रहा है मारिया डीपी का, ठीक है, ये Ubuntu मशीन का आईडी वगैरह भी उसने बता दी। ये चीज़ हम वर्जन, शो वर्जन का आई थिंक माइस्क्यूएल में फंक्शन होता है, शो वर्जन, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन आई गेस हो के इससे हमें जो है वो मिल जाएगा कि कौन सा वर्जन एक्चुअली मारिया डीबी का चल रहा है। नेक्स्ट जो इस क्यूरी मैंने रखी है, मैं वर्ड ही डॉक्यूमेंट पे आ जाता हूँ, इनमरेट टेबल नेम्स। हमें पता तो ये तो चल गया है कि कितने सॉरी, हमें भी ये पता चला है कि कितने हमारे पास फील्ड्स हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यूनियन की जब हम क्यूरी चलाएंगे, ठीक है, तो यूनियन की क्यूरी को उतने ही हमें एट्रीब्यूट्स पास करने पड़ेंगे जितने एट्रीब्यूट्स इन सिलेक्ट की क्यूरी हमें रिटर्न करती है। मैं इसको, मैं समझ में आई मेरी क्या, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर कोई इनवैलिड कमांड दे देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर कोई सिंगल कोट, दिस इज सिंगल कोट, ठीक है, अच्छा, आहद आप लाइन पर हैं जी। देखिए यहाँ पर जो सिलेक्ट की क्यूरी चली है, ये सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम अकाउंट्स वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू दिस सिंगल कोट ना, पासवर्ड इज नल। ये जो सिलेक्ट की क्यूरी जब चलेगी तो सिलेक्ट की क्यूरी चलने के बाद अकाउंट्स के टेबल के अंदर हमें ये चीज़ पता चल गई है कि हमें कितने टेबल कॉलम्स हैं, 10 कॉलम्स हैं, 10 फील्ड्स हैं, ठीक है। तो हम सब्सिक्वेंटली जितनी भी अब क्यूरीज चलाएंगे यूनियन बेस्ड क्यूरीज, उसके अंदर हमें
10 एट्रीब्यूट्स हमें पास करने पड़ेंगे सिलेक्ट की क्यूरी को। देखिए यूनियन की आपको पता है कि क्यूरी क्या करती है, यूनियन की क्यूरी ज्वाइन करती है, राइट, सही है। तो तो यूनियन की क्यूरी जब हम चलाएंगे तो जो सेकंड जो क्यूरी होगी, जो इंजेक्टेड क्यूरी होगी, उसके अंदर भी हमारे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स 10 होने चाहिए, ठीक है। तो टेबल नेम इन्यूमरेट करने के लिए इंफॉर्मेशन स्कीमा जो है वो माइस्क्ल का एक बिल्ट इन डेटाबेस होता है, जिसके अंदर जितने भी डेटाबेसेस हम क्रिएट करते हैं और जितने भी टेबल्स हम मेंटेन करते हैं वो इस मेटा डेटा डेटाबेस के अंदर जाकर उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। तो हम ये क्यूरी चलाएंगे, तो जब हम ये क्यूरी चलाएंगे तो मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ टेबल क्या, ये क्यूरी क्या करती है। तो ये क्यूरी हमें रिटर्न करके देगी नंबर ऑफ टेबल्स, नेम ऑफ टेबल्स एक्चुअली ना, सॉरी, नेम ऑफ टेबल्स। अच्छा, अब इस क्यूरी ने क्या किया, इस क्यूरी ने हमें इस डेटाबेस के अंदर, यानी कि जो करंटली कनेक्टेड डेटाबेस है दैट इज मोटिलिटी, उसके अंदर जितने टेबल्स हैं उनके नाम बता दिए, सिक्योरिटी लेवल, यूजर पोल रिजल्ट, कैप्चर डेटा, पेन टेस्ट टूल्स, हिट लॉग, हेल्प टेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड्स, पेज हेल्प, और नीचे आपको यहाँ पर अकाउंट्स का टेबल है जो कि ऑथेंटिकेशन में यूज हो रहा है, यूट्यूब वीडियोस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो गॉट इट। अच्छा, इसमें ये जो क्यूरी है, ठीक है, अब ये क्यूरी जो है इसके अंदर आप सेलेक्ट में देखें, हमने क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि क्या चीज, क्या इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ पे मिलेगी, तो नल एक बिल्ट इन जो है वो डेटा टाइप है माइस्क्ल के अंदर, जो किसी भी किस्म के उसके अंदर फाइल, जो इसका फीचर है वो ये है कि किसी भी किस्म का जो डेटा एट्रीब्यूट की जो टाइप होती है, डेटा टाइप होती है, वो कास्ट हो जाती है। तो भले इसके अंदर स्ट्रिंग आए, भले इसके अंदर इंटीजर आए, नल सपोर्ट्स ऑल टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपल, हमने जो चीज पॉइंट रखनी होगी ध्यान में, हमें 10 एट्रीब्यूट्स देने होंगे, फिर फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर सीमा डॉट टेबल्स वेयर टेबल अंडरस्कोर सीमा इज इक्वल टू डेटाबेस, और आखिर में हैश। अच्छा, एसक्यूएल के सर्वर के अंदर हमें जो है वो हो सकता है कि क्योंकि ये डेटाबेस डिपेंडेंट क्यूरी है, तो ये क्यूरी हमें हो सकता है कि थोड़ी सी मॉडिफाई करनी पड़े। अच्छा, इनमरेट डेटाबेस नेम, अगर हमें डेटाबेस के नाम को इनमरेट करना है, ठीक है, तो अगेन सिंपल डेटाबेस का फंक्शन कॉल करेंगे, जैसे शो डेटाबेस का फंक्शन हमारे पास CLI पे चल जाता है या उसके जो माइस्क्ल एडमिन के जरिए से चल जाएगा, तो बिल्कुल इस तरीके से हम यहाँ पर ये फंक्शन कॉल करें, यानी कि ये इंजेक्ट करेंगे क्यूरी, तो हमें जो है डेटाबेस का नाम मिल जाएगा, डेटाबेस नेम इज मोटिलेटेड। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन। एक्सट्रैक्ट कॉलम नेम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अगर हमने अकाउंट्स के टेबल के कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करना है या किसी और टेबल के कॉलम्स को हमने एक्सट्रैक्ट करना है। लेट्स सपोज के इनिशियली लेट्स गो फॉर द अकाउंट्स टेबल, ठीक है। तो अब उसके लिए हमें क्या करना है, यूनियन सेलेक्ट नल, ये सारी चीजें आपको पता है, हमें सिर्फ ये वाला एट्रीब्यूट हमारे काम का, कॉलम अंडरस्कोर नेम वेयर टेबल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू अकाउंट्स, ठीक है। तो ये हम क्यूरी चलाएंगे, तो ये क्यूरी चलाने के बाद हमें उस टेबल के जितने कॉलम्स हैं वो भी हमें मिल जाएंगे। अच्छा, अब ये क्यूरी जो है वो बेसिकली उसने हमें बताया कि 10 रिकॉर्ड्स हमारे पास बने हुए हैं, ठीक है, और वो ये CID, यूजर नेम, ठीक है, पासवर्ड, माई सिग्नेचर, ये सारे रिकॉर्ड जो हमें बता रही है। लेकिन अगर आपको फिर से कौन वेरिएशन करके आप देखना चाहें कि कॉन्कैटिनेट करना है एक ही कॉमा सेपरेटेड लिस्ट के अंदर, ठीक है, तो आप ये क्यूरी चला दें, तो ये आपको क्या करेगी, दैट विल कॉन्कैटिनेट ऑल द कॉलम नेम्स बाय यूजिंग कॉमा कॉमा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कॉपी कर लें, तो ये आपको पता चल गया कि भाई इस टेबल के अंदर, इस डेटाबेस के अंदर ये आपको टेबल है, ठीक है।
ये वही 10 टेबल्स हैं जो अभी हमने वन बाय वन वहाँ पे क्रिएट देखे थे। नेक्स्ट जो है कॉन्केटिनेट करने के बाद एक्सट्रैक्ट टेबल नेम विद रॉ काउंट, ठीक है, रॉस कितनी है, ये जाहिर सी बात है ये चीज हैकर के लिए इंपॉर्टेंट है कि इस टेबल के अंदर डेटा है, ठीक है। तो यू जस्ट नीड अ न्यू वेरिएशन यूनियन सेलेक्ट नल, इसमें वो टेबल नेम आपके हमारे काम का और टेबल अंडरस्कोर रॉस, ये दो आपने पैरामीटर्स पास करने हैं, ठीक है। और इस दफा चूंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि पूरे डेटाबेस के अंदर यानी मल्टी डेटा का जो पूरा डीबी है उसके अंदर जितने भी टेबल्स बने हुए हैं उन सब के टेबल्स प्लस रॉ काउंट हमें बता दें। ठीक, so now you can see that security level 1 raw, user poll 0, capture data 13 और पेज अंडरस्कोर हेल्प 434, अकाउंट्स 42 रिकॉर्ड्स हैं इसके अंदर, ठीक है। जो हमने वहाँ पे भी देखा था कि इसके अंदर 42 आईडीज रॉज हैं, ब्लॉक टेबल फॉर 30 एंड सो ऑन। अच्छा, फिल्टर स्पेसिफिक टेबल, सर्च की क्यूरी है, परसेंटेज परसेंटेज लगाया, आपने चेक करना है कि भाई इस नाम का कोई टेबल एक्सेस कर रहा है, ठीक है, तो आप ये क्यूरी चला दें, अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है, वाइल्ड कार्ड लगा के, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। स्टैटिक जैसे नॉर्मल हम स्टैटिक स्टैटिक करते तो माइस्क्यूल एसक्यूएल में परसेंटेज हम सर्च करते हैं। गेट टेबल्स एंड कॉलम टुगेदर, अगेन इट्स अ वेरिएशन, ठीक है। अगर आपने टेबल का नाम और कॉलम एक साथ आपने उठाने हैं तो आप क्यूरी को थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, ठीक है ना। तो गेट कॉलम नेम्स विद देयर डेटा टाइप्स, ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि भाई कॉलम नेम आपको मिल जाए और साथ में उसकी क्या डेटा है वो मिल जाए, ठीक है। तो इसको अगर पेस्ट कर दें तो उसकी डेटा टाइप मिल जाए। इसके अंदर मुझे बुलेट रिमूव कर, चलिए ठीक है, बुलेट कॉपी नहीं हुआ, दैट्स ग्रेट, ऑलराइट। तो सीआईडी की फील्ड इंटीजर की टाइप इंटीजर है, यूजर नेम वार्चार है, माई सिग्नेचर टेक्स्ट है, इज एडमिन टाइनी इंट है, वगैरह वगैरह, सही है। एक्सट्रैक्ट डेटा रॉ बाय रॉ, अब ये इंपॉर्टेंट है अगर आपने कॉन्फिडेंशियलिटी को एक्चुअली ब्रीच करना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप वही यूनियन सिलेक्ट क्लाइंट आईडी वही तमाम फील्ड्स आप उठा लें, ठीक है। और ये एक रॉ उठा के देगा, ये सेकंड रॉ लेकर आएगा, ये थर्ड रॉ लेकर आएगा, और अगर आप तमाम रॉज एक साथ देखनी है, ठीक है, तो आप ये मास्टर क्यूरी आप चला दें, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, इस मास्टर क्यूरी ने जितना भी डेटा था, ठीक है ना, उस रिकॉर्ड का उसने पाइप सेपरेटेड, क्योंकि हमने इसके अंदर जो सेपरेटर लगाया था वो पाइप लगाया था, उसके आगे भी स्पेस था उसके बाद में भी स्पेस था, ठीक है। तो उसने क्लाइंट आईडी, सी आई डी, माई सिग्नेचर, यूजर नेम वगैरह वो सब कुछ जो है वो लाकर हमें पाइप बेस्ड सेपरेटर में हमें दे दी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक थोड़ा सा चीज ऑब्जर्व मैंने की थी, वो ये की थी कि देखें आइडियली तो ये होना चाहिए कि जब हम ये इसको क्यूरी दे रहे हैं सिलेक्ट नल, अगर से पहले वाली क्यूरी अगर हम चलाते हैं, कोई सी भी ये वाली क्यूरी अगर चलाते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास जो है, क्योंकि ये तो डिस्प्ले एक अलग चीज़ है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये तो HTML का हमें पेज है ना, लेकिन जो रिजल्ट सेट जो रिटर्न होता है उसके अंदर जो यहाँ पर तो हमने सारे क्या कहते हैं नल नल हमने स्पेसिफाई किए हैं, राइट। तो अब इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर सीक्वेंस जो है वो हमें खुद थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कौन सी फील्ड किस नंबर के ऊपर आ रही है। तो इसके लिए मैंने आगे एक दो क्यूरीज मैंने ऐड की हैं, ठीक है। जैसे हमने इसका आउटपुट तो देख लिया, ये वाली क्यूरी कि अब प्रॉब्लम ये कि एक और मसला पता क्या है, इफ आई एग्जीक्यूट दिस क्यूरी, मैं एक दफा चेक करके आपको बताता हूँ। तो बेसिकली हमें 10 रॉस को रिटर्न 10 रिकॉर्ड हमें मिलने चाहिए,
ठीक है। तो इस वाली क्यूरी के अंदर 10 रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इससे पहले वाली क्यूरी चलाएं, जैसे कि अगर हम ये क्यूरी चलाते हैं, पहली रॉ या तमाम रॉज उठा लेते हैं, लिमिट हटा देता हूं मैं, और आखिर में मैं ये हैश लगा देता हूँ। ठीक है। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि HTML के अंदर चूंकि पेज के अंदर से और सिर्फ यहाँ पर 7 ही रिकॉर्ड्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये डेटाबेस तो ये 10 एट्रीब्यूट्स रिटर्न कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो ये कि ये उसका जो आया, जो हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं स्लेट की क्यूरी के अंदर, उस स्ट्रक्चर के मुताबिक यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं हो रही। जैसे क्लाइंट आईडी सबसे पहले दे रहे हैं, फिर सीआईडी दे रहे हैं, फिर माई सिग्नेचर दे रहे हैं, तो जो डिस्प्ले वाली जो चीज़ है ना, उसके अंदर सबसे पहले टाइम आ रहा है कि किस वक्त ये रिकॉर्ड क्रिएट हुआ था। ये गालिबन या तो सीआईडी है, क्लाइंट आईडी है, या फिर ये इस एडमिन की फील्ड है जिसके अंदर वैल्यू 1 1 है। ये जो है गॉट रूट, इट इज़ बेसिकली माई सिग्नेचर। फिर ये एडमिन इज द यूजर नेम, और कुछ इसमें मिसिंग इन्फॉर्मेशन भी, क्योंकि HTML के अंदर तो पूरा डेटा पेज के ऊपर शो नहीं हो रहा। तो इसके लिए फिर मैंने जो है ये पूरी एक कॉन्कैटिनेटेड क्यूरी बनाई थी। अब इस क्यूरी का बेनिफिट ये है कि इसके अंदर हमें सारे के सारे रिकॉर्ड जो है वो पाइप सेपरेटेड एक ही फील्ड में मिल जाएंगे। नाउ यू कैन काउंट इट, ये क्लाइंट आईडी है, ठीक है, ये इधर सीआईडी है, ठीक है, यस सीआईडी है, उसके बाद ये आपका माई सिग्नेचर आ गया, उसके बाद ये यूजर नेम आ गया, उसके बाद ये क्लाइंट आईडी आ गई, सॉरी ये सीक्रेट है, क्लाइंट सीक्रेट आ गया, फिर क्रिएटेड एट आ गया, टाइम आ गया, उसके बाद इस एडमिन आ गया 0 1, उसके बाद फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, और उसके बाद पासवर्ड आ गया। तो ये क्यूरी जो है ना मैंने थोड़ी सी फिर रिसर्च करके जो है बनाई है। तो इट विल वर्क ऑन ऑल द अदर MySQL बेस्ड डेटाबेसेस ना। तो यू कैन सेव इट, आई विल शेयर द डॉक्यूमेंट एज वेल। अदरवाइज ये है कि क्योंकि हो सकता है कि जिस पेज के ऊपर हम ये क्यूरी चला रहे हो, उस पेज के अंदर हो सकता है नंबर ऑफ HTML के ऊपर जो पेज बना हुआ हो उसके अंदर नंबर ऑफ पेजेस रिकॉर्ड्स कम शो, स्पेस हो या ज़्यादा हो। तो वो फिर हमें या तो इधर हमें नेटवर्क टैब पे जाकर देखना पड़ेगा, या फिर उसका जो रॉ जो रिस्पॉन्स आएगा HTTP का, उसको हमें एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है। तो अच्छा, तो इसकी को फिर मैंने जब इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया, तो फिर मुझे ये क्यूरी भी एक मिली जिससे आपको पोजीशन मिल जाती है कि पेज के ऊपर कौन सी रिकॉर्ड्स शो हो रहे हैं और वो किस पोजीशन के ऊपर है। जैसे आपने पोजीशन 1 का रिकॉर्ड आपको पेज में नहीं मिल रहा, पोजीशन 2 यूजर नेम की फील्ड में नजर आएगा, पोजीशन 3 जो फील्ड 3 आप दे रहे हैं वो आपको मिलेगी पासवर्ड की फील्ड के अंदर। सो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी इससे को रिलेट करने में कि कौन सी फील्ड जो हमें रिटर्न हो रही है वो पेज के ऊपर, यहाँ पर HTML के पेज के अंदर कहाँ पर किस पोजीशन पे हमें मिल रही नजर आएगी या मैप होगी। अदरवाइज दैट क्यूरी इज बेस्ट। ठीक है। अच्छा, फिर ये वही उसी को मैंने कंटिन्यू किया है, कॉन्केटेनेट मल्टीपल कॉलम्स इनटू विजिबल पोजीशंस। ये तो जहां तक कोई सवाल है तो मुझे बताएं आप। ये क्यूरी सेट जो है वो ऑब्वियसली आई शेयर इट विद यू ऑन द ग्रुप, तो सभी को मिल जाएगा ये। तो बाद में जिन्होंने देखना हो तो वो देख लें। अच्छा, अब इसके अंदर जो ना, हम्म, बिल्कुल, बिल्कुल,
बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ, बिल्कुल। जी, जी बिल्कुल, जितनी भी अच्छी वेबसाइट्स हैं, जितनी भी अच्छी कंपनीज़ हैं, वो आपको हमने आई गेस पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि एसडीएलसी फॉलो की जाती है। एसएसडीएलसी कह लें या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में एसडीएलसी ही कह रहे हैं। सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ना, सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो ये जो एस डी एल सी है या आप इसको एस डी एल सी कह दें, अब ये तमाम चीज़ें जो है ना, वो इसके अंदर कैटर की जाती हैं। तो इस तरह के इंजेक्शन बेस्ड अटैक्स जो हैं, जिसके अंदर हमारे पास जैसे हमने पहले क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग देखा था, ठीक है, एक्सेसेस देखा था, वही क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, या आप अब हम माइस्क्ल देख रहे हैं, या एलडैप इंजेक्शन है, या कमांड इंजेक्शन हमने पहले देखा था। तो इस तरह के अटैक्स का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत बहुत कम हो जाती है अगर आपने प्रॉपर एस डी एल सी की मेथडोलॉजी को फॉलो किया है, और आपके डिज़ाइन लेवल से लेकर इम्प्लीमेंटेशन लेवल तक जो है वो सिक्योरिटी इंजीनियर जो है आपकी जो डेवलपमेंट टीम है उसके साथ क्या कहते हैं इन्वॉल्व रहा है। अच्छा, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब मैं इन्फोसेक के अंदर एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट काम करता था बैंक के अंदर, तो अन अब अनफॉर्चुनेटली जो डेवलपर है यार उसकी आदत जो है ना, वो शायद यहाँ के डेवलपर की आदत ज़्यादा ख़राब है एज आई डोंट नो कि बाकी कंपनीज या जो अच्छी कंपनीज है ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर क्या है। तो वहाँ पर यहाँ पर मसला ये था कि हम उनको ये प्रॉपर चीज़ों की ट्रेनिंग देते थे, ठीक है, इवन कि जब वो एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते थे कि भाई ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑनर लेकर आता था बिजनेस केस के भाई ये प्रोडक्ट है, ये करेगी वगैरह वगैरह एप्लीकेशन, ठीक है। तो हम फ्रॉम द डे वन इन्वॉल्व होते थे ऑलमोस्ट। लेकिन उसके बावजूद जब हम उनकी एप्लीकेशन को टेस्ट करते थे तो बेसिक लेवल की जो चीज़ें हैं ना वो भी निकल आती थी बाज़ दफ़ा। ये इनिशियल डेज़ की मैं बात कर रहा हूँ जब हम इन्फोसेक का डिपार्टमेंट वहाँ पे सेटअप किया था। फिर ऐसा-ऐसा जब 6 महीने, साल, डेढ़ साल गुज़रे, तो वहाँ पर उनको भी आइडिया हुआ कि भाई देखो, हम एप्लीकेशन बना के लेके जाएँगे तो वो एप्लीकेशन हमारी डिले होना शुरू हो जाएगी, अगर हम सिक्योरिटी की प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करेंगे। तो फिर डेढ़ 2 साल बाद वो थोड़े मैच्योर हो गए थे। ज़ाहिर सी बात है, ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है, अवेयरनेस रिक्वायर्ड होती है कि ये प्रैक्टिसेस फॉलो की जाएँ। तो कहने का मकसद है कि इफ़ यू हैव एसडीएलसी इन की प्रैक्टिसेस को फॉलो की है और साथ में आपने सोर्स कोड रिव्यू भी किया है, तो ये इंजेक्शन बेस्ड जो अटैक्स हैं जो कोड के हवाले से हैं ज़्यादा, ठीक है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी मटेरियलाइज होने की यार काफ़ी कम हो जाती है, अनलेस के फिर भी अगर डेवलपर ने ब्लेंडर कोई छोड़ दिया है। सही, तो दैट्स ट्रू कि जो कॉर्पोरेट ग्रेड एप्लीकेशन है जिसका थर्ड साइकिल चल रहा है, जहाँ जिसकी फोर्थ अपग्रेडेशन आई है,
तो उसके अंदर बहुत कम चांस है कि हम इंजेक्शन बेस्ड अटैक्स इस तरह की चीज़ों को डिस्कवर कर पाए, और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन यस, फ्रॉम द रिवर्स इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, ये चीज़ जो है वो बेहतर है, अच्छी है। एटलीस्ट के पता हो कि अगर आपको कभी बेसिक लेवल के ऊपर जो है टेस्टिंग खुद भी करनी पड़ जाती है, तो आप कैसे चेक कर लेंगे उस, अगर आपके पास टूल वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो अच्छा, तो यहाँ पर मोटिलिटी के अंदर जो है वो अब एक लैब का सेटअप है, ठीक है। तो 5-6 छोटी सी लैब्स इन्होंने बनाई हुई है, टेस्टिंग फॉर एसक्यूएल एरर्स, ठीक है। यहाँ पर आपको, अब यहाँ पर उन्होंने पूछा है जी, रिट्रीविंग द यूजर इन्फॉर्मेशन पेज विच पीएचपी फाइल कंटेन सोर्स कोड। तो वो हमने देखा था माइस्क्यूएल हैंडलर डॉट पीएचपी की फाइल एरर दे रही थी। तो ये लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5-6 लैब्स हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें और वाली चीज़ मैं करवा देता हूँ। एक जो चीज़ होती है एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर, कि हम तमाम अगर रिकॉर्ड्स को, क्यूरी को अगर ट्रू करना है, ठीक है, जैसे कि यहीं पे अगर लगा दूँ मैं एडमिन दिस, ठीक है, उसके बाद और, ठीक है ना, और आपको पता है कि ये क्यूरी वहाँ टर्मिनेट बंद हुई, और उसके बाद उसकी कंडीशन 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इट डजेंट मैटर कि 1 है या 2 है। और उसके बाद इधर हैश या इधर 2 डैशेस और स्पेस। अब ये क्यूरी चलाई है तो ये एडमिन के जो है वो उसमें इंफॉर्मेशन दे दी है, फर्स्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह वगैरह। और अगर मैं इस क्यूरी को मैं पासवर्ड वाली फील्ड के अंदर मैं रखकर चलाऊं, देन आई हैव टू सिंगल कोट, और उसके बाद 1 इज इक्वल टू 1, व्यू अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। तो वो फिर तमाम डेटा जो रिकॉर्ड्स हैं उस टेबल के अंदर वो हमें ला कर दे देता है, ठीक है। वो क्यूरी जो है वहाँ पर हमने टर्मिनेट कर दी थी, यहाँ पर वो क्यूरी पूरी एग्जीक्यूट हुई है, उसके बाद वो कंडीशन ट्रू हुई है, क्योंकि वहाँ पर हमने एडमिन दे दिया था यूजर नेम में, तो उसे सिर्फ एडमिन के रिकॉर्ड ला के दिया है उसने। और अगर हम यहाँ पर भी ये क्यूरी चलाएंगे सिंगल कोट, उसके बाद जो है वो और सिंगल कोट दिस, ठीक है, व्यू अकाउंट डिटेल और ऑथेंटिकेशन। अच्छा, वो अब वो कह रहे कि अच्छा मैंने आखिर में वो नहीं लगाया था यार। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो आप, मैं कहते तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। या हैश लगा दें, या 2 स्लैशेस लगाकर आप इसको, आखिर में स्पेस फिर आपको देना होगा, 2 डैशेस अगर आप लगाएंगे तो उसको यूजर नहीं मिला, ठीक है ना। यूजर क्यों नहीं मिला? पासवर्ड, अच्छा पासवर्ड वो टर्म, एक मिनट यार, बाज़ दफ़ा जो है ना ये ऑथेंटिकेशन बैड यूजर नेम पासवर्ड, वही पासवर्ड उसका जो है ना वो, ये क्यूरी जो है ना, यहाँ पर क्यूरी तो टर्मिनेट हो गई है, ठीक है, लेकिन उसको यहाँ पर यूजर जो है ना एम्प्टी यूजर नहीं मिल रहा, तो हमें यहाँ पर वैलिड यूजर नेम ही देना पड़ेगा, तो तभी ये रिकॉर्ड फैच करके लेकर आएगा। और तमाम रिकॉर्ड्स निकालने हैं तो यहाँ पर भले कुछ भी लिखा हुआ हो, और उसके बाद जो है फिर हम देंगे तो वो पहली कंडीशन में कुछ भी हो, तो वो फिर आखिरी वाली कंडीशन पे वो और लगा देगा, तो फिर 1 इज इक्वल टू 1। ये ये हमें फिर तमाम रिकॉर्ड्स हमें ये क्यूरी दे देगी अगर हम इसको पासवर्ड की फील्ड में रखकर चलाएंगे। आई होप आप डिफरेंस जो है वो समझ गए होंगे कि ये दोनों के बिहेवियर में फ़र्क जो है वो क्यों है।
टाइप करना पड़ेगा। क्या है? सिंगल कोट और स्पेस सिंगल कोट वन, रुको यार, सिंगल कोट स्पेस और स्पेस मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद जो है सिंगल कोट वन सिंगल कोट इज इक्वल टू सिंगल कोट वन दिस स्पेस बैकस्लैश स्पेस। देयर मस्ट बी समथिंग। यार कॉपी पेस्ट तो सही किया मैंने। या इसको मैं चेक कर लूंगा कि ये क्यों एरर दे रहा है। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऑथेंटिकेशन एरर दे रहा है, बैड यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसके अलावा मैंने एक और चीज़ जो है वो अ, मैं रिसेंटली देख रहा था इसको, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के हवाले से। अ, वो तो खैर बहुत बेसिक सी चीज़ है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल की, लेकिन इसमें जो चीज़ मुझे आपको दिखानी है वो है वर्ब के ऊपर जो एक फंक्शनैलिटी है। ठीक है ना? मैं लॉगिन पहले कर लेता हूँ प्रॉपर। अकाउंट लॉगिन हो गया है मेरा। ठीक है, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में वो अकाउंट। ठीक है। अब ये आपको पता ही है कि आई आई बिलीव आपको पता होगा कि इन सिक्योर ऑब्जेक्ट डायरेक्ट रेफरेंस जो है आईडोर में बेसिकली ऑथराइजेशन के ऊपर जो है वो क्या की जो वैलिडेशन है वो नहीं हो रही होती। ठीक है। और इसका बहुत बेसिक, जैसे हम, अगर आपको याद हो बचपन में हम करते थे कि सब इसकी आईडी जो है वो 41 है तो इसकी आईडी 40 कर दो। ठीक है ना? तो लोग इसको मौरी का डेटा लेकर आ गई है। ठीक, मिल गया हमें। इसकी आईडी हम 25 कर देंगे तो हमें मिल्टन का डेटा मिल जाएगा। ठीक है। तो दिस इज इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। अच्छा, अब इसमें एक जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर हमने इन्यूमरेशन करनी है तो बल्ब के अंदर एक हमने दो टूल्स को मेनली कवर किया था, प्रॉक्सी। और प्रॉक्सी के अंदर जो है वो इंटरसेप्ट था और उसमें फिर दूसरा जो टूल था फीचर मॉड्यूल रिपीटर था। ठीक है। इसके अंदर वी हैव मोर, मतलब वर्ब इटसेल्फ एक फुल एक ट्रेनिंग इसके लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन ये जो काम है जिसके अंदर हमने इन्यूमरेशन करनी है, लेट्स सपोज इफ आई आस्क यू यार कि इस हमें ये तो पता चल गया है कि जी 41 या 42 रिकॉर्ड्स हैं, वो हमने लेट्स सपोज एसक्यूएल इंजेक्शन से हमने डिस्कवर कर लिया। ठीक है। या लेट्स सपोज आई जस्ट वांट टू लर्न कि हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर, क्योंकि इसमें आइडोर की वर्नेबिलिटी तो है। तो और आपने कोई ख़ास रिकॉर्ड को रिट्रीव करना है या आपने कोई स्पेसिफिक यूज़र के डेटा को अपडेट करना है, क्योंकि यहाँ पर वैलिडेशन नहीं लगी हुई। मैं यहाँ पर जो भी चेंज करूँगा, लेट्स सपोज अंजुम 3 कर देता हूँ मैं, क्योंकि वन अंजुम 2 और वन 2 बना हुआ है, वन नहीं बना हुआ, तो मैं चलो 3 कर देता हूँ और मैं अपडेट प्रोफाइल करूँगा। ठीक है। तो प्रोफाइल अपडेट हो गई। तो द थिंग इज़, अब मैं वापस जाता हूँ ब्रोकन व्यू अकाउंट के ऊपर 41 और आई गेस वो 25 था आई गेस। ठीक है। ये कौन सा था, कुछ याद है? 26।
नंबर 25 ही था। तो बहरहाल तो वो हमें ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा हो, अगर क्योंकि ऑथराइजेशन अगर प्रॉपरली हैंडल नहीं है। तो बल्ब ऑन हो गया है, मैं इस पर स्टार्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आकर इसमें साथ में इसकी प्रॉक्सी इनेबल कर देता हूँ। सेटिंग्स, ठीक है, प्रॉक्सी इनेबल हो गई है। और यहाँ पर मैं प्रॉक्सी इंटरसेप्ट ऑन कर देता हूँ। ये मैंने इंटरसेप्ट जो है वो ऑन कर दिया है। एक रिक्वेस्ट भी आ गई, इनकमिंग टेलीमेट्री मोजिला, ठीक है। लेट्स गो बैक टू ओएस, ब्रोकन आइडो व्यू अकाउंट हाईजैकिंग, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो रिक्वेस्ट ऑब्वियसली प्रॉक्सी के ऊपर आ गई, और हमने इनकमिंग रिक्वेस्ट में गेट की रिक्वेस्ट है, मोटिलिटी 42 की आईपी के लिए हमने इसको फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो गई। फॉरवर्ड होने के बाद हमें हमारा पेज नजर आना शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा, अब द थिंग आई वांट टू शो यू इज अनदर मॉड्यूल दैट इज नोन एज इंट्रूडर, ठीक है। तो एचटीटीपी में हमने देखा कि हिस्ट्री में दिस वाज अ रिक्वेस्ट, गेट की रिक्वेस्ट थी अभी, जिसके अंदर हमने 41 जो मेरी यूजर की आईडी थी, गेट यूआईडी यानी एम% यूआईडी इज इक्वल टू 41, ये रिक्वेस्ट था, ये इसका रिस्पॉन्स था, फाइन। हम राइट क्लिक करते हैं इस समझ लो कि इस रिक्वेस्ट को, और मैं इसको भेज देता हूँ इंट्रूडर के पास, ठीक है। ये रिक्वेस्ट अब चली गई है इंट्रूडर के पास, यानी ये इन्फॉर्मेशन चली गई इंट्रूडर के पास। अब इंट्रूडर के पास जाने के फायदा ये है कि हम इसमें कुछ हद तक डिफरेंट किस्म के अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो कम्युनिटी एडिशन है इसके अंदर सिर्फ ये 4 किस्म के अटैक्स ही की सपोर्ट मौजूद है, लेकिन जो प्रो वर्जन है उसके अंदर ये कोई 7, 8, 10 के करीब अटैक्स हैं, ठीक है। जैसे स्नाइपर को अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, स्नाइपर क्या करता है, इंसर्ट्स ईच पेलोड इनटू ईच पोजीशन वन एट अ टाइम यूजिंग अ सिंगल पेलोड सेट, यानी कि पेलोड जो है वो जो भी हम पेलोड डिफाइन करेंगे वो हर दफा रिक्वेस्ट के अंदर वो पुट करेगा वन एट अ टाइम, और वो रिक्वेस्ट फिर जनरेट करेगा जब हम लॉन्च करेंगे अटैक को। क्लस्टर की बात करें अगर, लेट्स सपोज आखिरी वाले को, एलोकेट अ पेलोड टू सेट टू ईच पोजीशन, इंट्रूडर इटरेट्स थ्रू ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ईच सेट, जो भी हम इसको सेट देंगे उसका तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में वो इटरेट करेगा और उसको फिर पेलोड में की पोजीशन पे सेट करेगा। अच्छा, अब इसमें जूम करने का अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन नहीं है। तो देखिए मेरे इस पेज के अंदर, इस रिक्वेस्ट के अंदर जो पेलोड है वो ये यूआईडी की फील्ड है, उसकी वैल्यू एक्चुअली। तो मैंने इसकी वैल्यू को क्या कर दिया, वो कर दिया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया ऐड। जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया, अब वो मुझे एक समझ लीजिए कि न्यू ऑप्शन पूरा फीचर सेट खुल गया है कि मैंने इस पेलोड के साथ क्या चीज़ करना है, ठीक है। पेलोड की टाइप क्या, यहाँ पर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पेलोड, सिंपल लिस्ट, ठीक है, रन टाइम फाइल, कस्टम इटरेटर। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा क्योंकि ये मुझे न्यूमेरिक में ऐसा लग रहा है कि ये 1, 2, 3 आईडी जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ नंबर्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिस्ट देते हैं, ठीक है, या रन टाइम फाइल में हम यहाँ पर फाइल ऐड कर देंगे, यहाँ सॉरी यहाँ हम फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर तो रूल्स हैं उसके। और नल पेलोड, करेक्टर फ्रॉवर, बिट फ्लिपर, डिफरेंट किस्म के इसके अंदर पेलोड की सपोर्ट है, ठीक है। इलीगल यूनिकोड, जो आपने अगर इन समझ लीजिएगा सिलेक्शन इनपुट वैलिडेशन, यू कैन से दैट कि अगर आपने परफॉर्म करनी है। नंबर्स मैंने सेलेक्ट किया, नंबर के अंदर अब मुझे वो कह रहा है कि नंबर की रेंज मुझे बताओ, रैंडम और सिक्वेंशियल, ठीक है। फ्रॉम
कहाँ से स्टार्ट करना है नंबर आपने, लेट्स सपोज मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से, ठीक है। 2 कहाँ पर एंड करना है, मैंने कहा 41 पे, चलो 50 कर देता हूँ मैं, ठीक है। 50 स्टेप, स्टेप भी डिफाइन करता है कि आपने इंक्रीमेंट क्या है इसका, सही है। तो मैंने सिंपल ये बेसिक सेटिंग इसकी करी कि डिफाइन किया इनिशियल वैल्यू, फिर एंड, स्टेप, सिक्वेंसर की बजाय अगर रैंडम कर देंगे तो रैंडम, इस रेंज में रैंडम नंबर जनरेट करेगा वो, ठीक है, और फिर उसकी हिट करेगा। तो सिक्वेंसर मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद 1 to रेंज दी, स्टेप डिफाइन किया, तो पेलोड का काउंट 50 हो गया। और इसके अलावा एज सच कोई चीज़ फिलवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ये आईपी एड्रेस है टारगेट की, और मैं यहाँ पे स्टार्ट अटैक कर देता हूँ। अच्छा, उसमें कभी कम्युनिटी एडिशन है तो सम फंक्शनलिटी डिसेबल्ड है वगैरह वगैरह, मैं कहा अच्छा ठीक है, थ्रॉटलिंग वगैरह वो करेगा, ओके फाइन। अब ये 50 जो है वो गेट की रिक्वेस्ट जनरेट करेगा विद द इंक्रीमेंटेड यूआईडी ईच टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंटिल इट रीचेस 50, ठीक है। और उसके बाद जो है ये स्टॉप होगा, ठीक है। अब एक दफ़ा ये चल जाए तो इट विल टेक आई थिंक अ मिनट मोर, तो फिर हम इसको फिर एनालाइज कर लेते हैं रिजल्ट को। ये हमारे पास हो गए हैं 46 आउट ऑफ 50। और फिनिश हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। लेट्स सेलेक्ट वन ऑफ दी, देखिए हमें पता है 42 के बाद तो आईडी है ही नहीं, ठीक है ना, हम पहले वाले को पिक कर लेते हैं। अब ये मैंने इसको सिलेक्ट किया फर्स्ट वाले को, ठीक है। तो ये तो गेट की रिक्वेस्ट ही जो गई थी, ठीक है। इसके अंदर यू आई डी 1 थी, मैं रैंडमली कोई और सेलेक्ट कर लेता हूँ, यू आई डी 10, यू आई डी 15, 16 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैंने कहा ओके फाइन, यू आई डी 1। अब ये गेट की रिक्वेस्ट थी, ये प्रेटी, प्रेटी का मतलब ये कि थोड़ा सा अच्छा व्यू, रॉ पहले भी हमने डिस्कस किया है, जो एक्चुअल डेटा गया था, और ये हैक्स में, ठीक है। तो फाइन, दैट्स फाइन, प्रिटी। रिस्पॉन्स में हमें क्या रिस्पॉन्स मिला वो यहाँ पर मिल आ जाएगा। जूम मैं इसको नहीं कर सकता, कंट्रोल इसमें नहीं चलता, कोई टेक्निक अगर पता चल जाए तो मुझे भी बता दीजिएगा बाद में। फाइन, ये गेट का रिस्पॉन्स हमें 200 मिला वापस। लॉग्ड इन यूजर अंजुम, एक्स एक्सेस प्रोटेक्शन 0 है, फॉल्स है क्योंकि, अच्छा हाँ, मैं भी बता देता हूँ सिक्योरिटी मॉड जो इसका आखिर में इनकोडिंग, ये हमारी गेट की रिक्वेस्ट गई थी, दैट्स फाइन। सॉरी, ये हमारी रिस्पांस का कोड आया है, गेट की रिक्वेस्ट तो हमारी ये गई थी, तो रिस्पांस ये है। अब इसमें गुड चीज, द गुड थिंग इज दैट कि आप इस रिस्पांस को यहीं पर रेंडर कर सकते हैं। जब आप रेंडर करेंगे, क्योंकि बिकॉज इट इज अ कंप्लीट एचटीटीपी रिस्पांस, तो वो आपको यहीं पर पेज को कंस्ट्रक्ट करके बता देगा, ठीक है। तो वो बता रहा है कि यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड उसका ये है, कंफर्म पासवर्ड ऑब्वियसली डैश दे रहा है, और सिग्नेचर उसका ये सेट हुआ हुआ है जो रिस्पांस में आया। हम इसको एडिट नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि ये रेंडर करके उसने दिया है उस ऑब्जेक्ट को। अच्छा, वापस मैं आता हूँ, किसी और फील्ड में सेलेक्ट कर लेता हूँ, 6 के ऊपर क्या है, ठीक है। समुराई वॉज द नेम ऑफ द यूजर, ठीक है, और ये पासवर्ड वगैरह, लास्ट नेम, सिग्नेचर एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपने अगर पूरी इटरेशन करनी है, ठीक है, तो इंट्यूड इज अ गुड टूल जिसको आप यूज कर सकते हैं। और मैं अगर इसको मैं फिल वक्त मिनिमाइज करूं, तो देखिए हमारे पास जो है ना, वी जस्ट कवर्ड 3 टूल्स, टू बी ऑनेस्ट, सच्ची बात बताऊं। देखा, ये डैशबोर्ड और टारगेट तो चलें ठीक है, वो तो मतलब इनके इंटरफेसेस हैं, ठीक है। प्रॉक्सी, इंट्रूडर एंड रिपीटर, वी हैव डिकोडर एज वेल, खास तौर पर कंपेरेटर, लॉगर, ऑप्टिमाइजर, सीक्वेंसर, ठीक है। तो लेकिन ये कि अगर हम इन 3 टूल्स को भी जो हमने सीखे हैं, इस खैर आपका स्कोप ऑब्वियसली डिफरेंट है, क्योंकि आपने हैंड्स ऑन वर्क नहीं करना है बल्कि करवाना है,
टीम्स है, लेकिन जो हमारे न्यूबी हैं, ठीक है, जो होपफुली जो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, तो एटलीस्ट यू शुड मास्टर दीज 3 मॉड्यूल्स ऑफ वर्ब शूट ना, प्रॉक्सी, इंट्रूडर और रिपीटर। अच्छा, रिगार्डिंग मेटिलिटी जो मैं बात बता रहा था कि अभी सिक्योरिटी लेवल जो एक्सएसएस की जो सिक्योरिटी लेवल था वो 0 था। देखो यहाँ पे हमारे पास जो ना सिक्योरिटी लेवल 3 है इसके अंदर। एक है सिक्योरिटी लेवल 0, टॉगल सिक्योरिटी करेंगे तो ये समझ लीजिए, उसके बाद मीडियम सिक्योरिटी आ जाएगी। अच्छा, ये रिक्वेस्ट चलेगी ये प्रॉक्सी को, तो मैं प्रॉक्सी को मैं बंद करता हूँ 1 मिनट। ये पहले से खुला हुआ है सेटिंग्स, प्रॉक्सी को मैंने बंद किया और इसको भी मैंने कर दिया, प्रॉक्सी को इंटरसेप्ट ऑफ कर दिया। ठीक, ऑलराइट, तो हम कहाँ थे? हाँ, टॉगल टॉगल सिक्योरिटी। अब देखिए सिक्योरिटी लेवल बना गया। अब ये यहाँ पर क्लाइंट साइड सिक्योरिटी इसने इन्फोर्स कर दी है, ठीक है। अगर मैं टॉगल लेवल मतलब एक दफ़ा दोबारा क्लिक करूंगा तो अब उसने सिक्योरिटी लेवल का लेवल 5 कर दिया है, ठीक है। तो द गुड थिंग इज क्या, यू शुड, if from the learning perspective you should start from the toggle security level 0, then improve or increase the security level to 1 actually, and then the maximum security level, that is 5. We have 3 security level here in this application. जूस शॉप वाली एप्लीकेशन को मैंने पर्सनली अभी नहीं चेक किया तो उसके अंदर कितने हैं, लेकिन इसके अंदर मटेरियलिटी के अंदर बेहतर है, 3 सिक्योरिटी लेवल्स हैं। तो ऑब्वियसली जो हमें जो है वो, अगर मैं सिक्योरिटी लेवल जो है वो 5 कर दूंगा, ये हम हो गया सिक्योरिटी लेवल 5। तो अब मैं अगर जाता हूँ एसक्यूएल इंजेक्शन के ऊपर यहाँ पर, अब लेट्स सी द बिहेवियर कि क्या अभी भी मुझे एरर मिलेगा क्या? अब तो मुझे कोई एरर नहीं मिल रहा। तो अब हमने देखना होगा कि अब एप्लीकेशन का जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया है तो कैसे चेंज हुआ। उसके लिए अब 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि क्लाइंट साइड के ऊपर हम इसमें देख सकते हैं कि पेज में क्या उसने इनपुट वैलिडेशन कर दी है, या पीछे जो कोड है, कोड इसका यहाँ पर डिप्लॉय हुआ है। जब अगर आप विंडोज़ पे सेटअप करेंगे तो जैम्प आपको यूज़ करना होगा, और अगर आप लिनक्स पे सेटअप करेंगे तो लिनक्स में आप जहाँ पर डिप्लॉय करेंगे काली के अंदर, तो वार www.html के अंदर यहाँ पर कोड है, और यहाँ PHP का कोड, एंड यू आई नो रिमेम्बर कि यू आर वेल वर्स्ड विद PHP, तो आप इसको चेक कर सकते हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखना चाहें तो। सही है। तो इसके अलावा अब ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं इसी के अंदर ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के अंदर। सोर्स टेक्स्ट फाइल व्यूअर की अगर हम बात करें, ठीक है, अभी जाहिर सी बात है अभी काफ़ी बड़ी, मतलब जब हम इसकी कवरेज की करते हैं ना बात, तो ओएस टॉप 10 के अंदर 10 तो उनकी मेन कैटेगरीज हैं, और हर कैटेगरी के अंदर मल्टीपल 5-5 7-7 डिफरेंट टेक्निक्स उन्होंने 7-7 10-10 टेक्निक्स भी कवर इंक्लूड की हुई हैं। तो अगर कोई डेवलपर इस ओएस टॉप 10 की जो चीज़ें हैं 40-50 के करीब जो बन जाएंगी, अगर उनको मद्देनजर रखकर एप्लीकेशन बिल्ड करे तो एप्लीकेशन के अंदर इशूज नहीं होने चाहिए। अब जैसे एक ये जो है वो आइडोर की, अगेन इसके ऊपर भी वर्नेबिलिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप टेक्स्ट फाइल जो है वो व्यू, अगर मैं व्यू पे क्लिक करूँगा, अगर आई डोंट नो ये लोड उस पर होगी कि नहीं होगी, यहाँ पर जो है वो बेसिकली लोड हो जाएगी। अगर आप इसको देखें तो वो बता देगा अभी आपको कुछ देर में कि भाई ये कहाँ से फाइल लोड कर रहा है। तो अब चूंकि यहाँ पर वर्नेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, सिक्योरिटी लेवल, अच्छा सिक्योरिटी लेवल मैंने 5 किया, मैं इसको 0 कर देता हूँ, लो पे लेकर आ जाता हूँ मैं, ये सिक्योरिटी लेवल हो गया 0, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन का एटलीस्ट मैं लिंक शायद दे देगा ये, अगर ये लोड नहीं करेगा तो। अच्छा, तो
इसमें मैं मीन वाइल जो है ऐसा कर सकते हैं, आपके F12 वेयर इज F12 ऑन माई कीबोर्ड, वो अभी 1 2 F12 दिस इज, उसने पेज का लिंक दे दिया कि ये जो फाइल का ना असल में ये फाइल जो है वो ओपन न्यू टैब क्या है, टेक फाइल जो है। अच्छा F12 अगर आप दबाएंगे, आपने दबा दिया F12, ठीक है। F12 दबाने के बाद आप इसको तो लेफ्ट पर लेकर आ जाए, ठीक है। आप इंस्पेक्टर सिलेक्ट कर लेते हैं पहले ताकि हमें आसानी हो जाए। ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। एक मिनट यार, अच्छा वी हैव सिलेक्टेड, ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू था इसके अंदर ये वो 5-6 फाइलें जो वो लोड करने की ऑप्शंस है वो मौजूद है, आप यहाँ जाकर एडिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं एडिट करता हूँ, कौन से वाले को एडिट करूँ, ये चलिए इसी को कर देता हूँ मैं, तो फर्स्ट वाली है ना, हाँ ऑडिट टूल जहाँ पर लोड हो रहा है, ठीक है। आप इसको हटाकर आप ETC पासवर्ड या जो भी फाइल सिस्टम के ऊपर जो फाइल पड़ी हुई है आपने वो पाथ दे दिया, ठीक है। मैंने इसको कर दिया बंद, ठीक है। और अब मैं आया दोबारा से, मैंने इसको क्लिक किया और मैंने अब कर दिया व्यू फाइल, और व्यू फाइल ने क्या किया, क्योंकि ऑथराइजेशन जो है का कंट्रोल मिसिंग है, तो उसने ETC पासवर्ड जो फाइल सिस्टम के ऊपर फाइल जो पड़ी हुई है उसने पूरी फाइल मुझे यहाँ पर डंप करके दे दी। सिमिलरली आई रिमेम्बर कि आप ये काम जो है वो यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं दोबारा से इसको खोल लेता हूँ ताकि URL के जरिए से भी पेज etc/पासवर्ड, ठीक है, उसने यहाँ पर भी उसी डंप कर दी। तो आईडोर की वर्नेबिलिटी अगेन वो होनी नहीं चाहिए, ऑथराइजेशन के कंट्रोल लगे हुए होने चाहिए, बट इस वर्नेबिलिटी से आप अगेन डेटा बहुत क्विकली जो है एक्सफिल्ट्रेट या निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ये पूरा ये जो क्या कहते हैं इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं वो प्लेलिस्ट ढूंढ दूंगा, ठीक है। उसमें 72 के करीब वीडियोस हैं जो सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारे पास मटेरियल 2 है इसके अंदर जितने भी इन्होंने वो बनाए हुए हैं, आई गेस वो सारे कवर किए होंगे, मैंने चंद एक को रेफर किया था, तो मैं वो ग्रुप पर भी डाल दूंगा, आपको भी अगर मौका मिले कि कैसे हो रहा है। खास तौर पर सिक्योरिटी मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने सिक्योरिटी लेवल 5 के ऊपर भी रखकर किया है या 2 पर भी रखकर किया है या 0 ही पर शो किया है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि सिक्योरिटी लेवल उन्होंने टॉगल की थी या नहीं की थी, मेरे हमें नहीं की होगी, क्योंकि उनका पर्पज भी ये था कि डेमोन्स्ट्रेट कर दें। तो यू मे लुक इनटू दैट इफ यू वांट टू, अदरवाइज जो है अगर मैं इसको समराइज करूं तो ओनली फॉर यू ये कि मेरे ख्याल में एट योर स्केल, एट योर स्टेज, आई होप सो दैट विल हेल्प यू, जो चीज़ें आपने लर्न की हैं। लेकिन आपको जो जो एडवांस जो चीज़ें हैं अब जो आ चुकी हुई हैं मार्केट के अंदर, जो जिनका एक्सेस आपके पास मौजूद है होगा आई बिलीव, जैसे ऐप स्कैन या इस तरह का जो टूल है, ठीक है, या बर्ड सूट कम्युनिटी एडिशन तो वैसे ही अवेलेबल है, प्ले या जो क्या कहते हैं प्रो वाला, वो अगर आपको उसका एक्सेस है, या आपके पास SDLC, ठीक है, SDLC अगर है, ठीक है, तो वो आप उन प्रैक्टिस को फॉलो करें। और मैं कुछ देर के लिए जो अगर आपको कोई सवाल नहीं है तो मैं जो रिकॉर्डिंग को रोक देता हूँ, फिर मैं आपके साथ एक और चीज़ भी डिस्कस कर लेता हूँ।